अगर आप 20 किलो का वेट भी उठा रहे हो खड़े होके, उससे ज़्यादा फोर्स लगता है जब आप सिटिंग पोस्चर में लंबे टाइम के लिए होते हो। कि आज की डेट में 80 to 85% लोगों को बैक पेन होगा। हीटिंग और आइस दोनों का इफेक्ट सेम है, ब्लड फ्लो इंक्रीज करना। कि आपको लेफ्ट साइड पे सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि आयुर्वेदिक ये कहता है कि आपका स्टमक लेफ्ट साइड में है। लेट्स से मेरा डिस्क ये बोन हो गई और डिस्क इतना निकला हुआ है, इतना निकला हुआ है, इतना निकला हुआ है, फिर इतना निकला हुआ है। तो जब ये वाली स्टेज में पहुंचेगा तो ये डिस्क के वापस जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ज़्यादा होंगे? हाँ, उसमें 70% चांस है कि ये वापस चला जाएगा विदाउट सर्जरी। विदाउट सर्जरी। अगर डिस्क कम लगा हो तो दर्द ज़्यादा होगा, और अगर डिस्क ज़्यादा लगा हो तो आपको नमनेस ज़्यादा फील होगी, दर्द कम होगा। रनिंग इज़ गुड और बैड फॉर बैक। क्या एसी बैक के लिए बहुत ही ख़राब है? कि जब वो एसी में सोते हैं या कोल्ड क्लाइमेट में होता है तो उनका पेन बढ़ जाता है। हेवी लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए। बेबिंग का मतलब ये है कि आप कमर दर्द को बच्चे की तरह संभाल के रख रहे हो। डिस्क एक्चुअली में एक कुशनिंग एजेंट है जो प्रेशर रेगुलेट करने के लिए काम आता है। स्वागत है डॉक्टर पाठक आपका द डी कोड शो में। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। और ये आज का पॉडकास्ट मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ज़्यादा मैं इसके लिए एक्साइटेड था, क्योंकि अगर आप मेरी जर्नी देखोगे तो मैंने स्टार्ट किया था सारा अपना वीडियोस बनाना फिटनेस पे ही। और फिटनेस में जो सबसे बड़ी चीज़ आती है, सबसे बड़ा इशू आता है, वो आता है इंजरी का। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंजरी जो है वो पार्ट है गेम का, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। आप काफ़ी ज़्यादा इंजरीज़ को प्रिवेंट कर सकते हो अगर आपने चीज़ें सही से की, अगर आपका फॉर्म सही है और आपने सारी चीज़ों को फॉलो किया है तो। बातें करेंगे बैक पेन के बारे में, नेक पेन के बारे में, और बहुत सारे ऐसे आईटी प्रोफेशनल्स या कॉर्पोरेट जॉब में जो लोग हैं जिन्हें ये सारी प्रॉब्लम्स आती है, सिटिंग जॉब जिनकी है, उनके बारे में भी बात होगी। बट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। पहले आप, मुझे पता है आप कौन हो, आपको पता है मैं कौन हूँ, बट मैं चाहता हूँ एक बार लोगों को आप बता दो कि आप क्या क्या करते हो। मैं डॉक्टर नंदलाल पाठक और मैं एक फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ ग्रेजुअली, और मेरा ये 15th ईयर है जिसमें मैं अपना प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और इस प्रोसेस में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें, नई पुरानी सब चीज़ें हमने सीखी। तो ओरिजिनली अभी राइट नाउ हम लोग एक क्लिनिक चलाते हैं जिसका नाम है सिनक्रिनी, जिसमें हम कायरोप्रैक्टर और मैनुअल थेरेपी बेस्ड सर्विसेज देते हैं। तो कायरोप्रैक्टर जो आज की डेट में अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे काफ़ी पॉपुलर है। बिल्कुल। तो हम उस तरह की सर्विसेज देते हैं। और मैनुअल थेरेपी विच इज़ एनीथिंग विच इज़ डन बाय द हैंड्स इज़ कॉल्ड मैनुअल थेरेपी। तो इसमें है अलॉन्ग विद माई अदर 2 फ्रेंड्स, मैं हमारे पास टीम ऑफ 16 थेरेपिस्ट है जो ऑल अक्रॉस 4 सेंटर्स हैं हमारे, जो कि नोएडा, गुड़गांव, लाजपत नगर एंड चंडीगढ़, इन जगहों पे से हम लोग ऑपरेट करते हैं। और हमारा नीश आप कह सकते हैं कि हम लोग स्पोर्ट्स इंजरी और ऑर्थोपेडिक रिलेटेड जो एक्स एंड पेन्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग स्पेशलाइज करते हैं। और उसी के हिसाब से हमने अपनी प्रैक्टिस को डेवलप किया हुआ है, जिसमें हम लोग मैनुअल थेरेपी, कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज अगेन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो उस पर हम लोग फोकस करते हैं और इसके हिसाब से हम कोशिश करते हैं लोगों को जितना जल्दी और जितने बेटर तरीके से वो परफॉर्म कर पाए उसके लिए हम उनको हेल्प कर सकते हैं। तो चाहे वो जिम इंजरीज़ में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, या फिर आईटी प्रोफेशनल जिनकी बात करी आपने, उनको भी परफॉर्मेंस चाहिए, बिकॉज अगर वो पेन में होंगे तो काम कैसे करेंगे। बिल्कुल। तो उस वे में हमारा ये एक छोटा सा आप कह सकते हैं कोशिश है। ठीक है। और उस पर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं एंड गुड टू बी पार्ट ऑफ दिस होल पॉडकास्ट, बिल्कुल। जिस पे हम लोग बात करेंगे पेन के बारे में एंड डिफरेंट वेज हाउ टू अवॉइड दोज पेन्स, और उस पर आगे कन्वर्सेशन को आगे लेके चलते हैं। आई थिंक जब मेरी एज 23-24 के अराउंड थी, उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं था बैक पेन को लेके, क्योंकि उस टाइम पे इतना ज़्यादा पहले नहीं था, अभी की मैं बात नहीं करूँगा, बट पहले इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था बैक पेन होना। बट बात करें आज के डेट की, तो आई थिंक 27 के ऊपर जितने भी लोग होते हैं या 25 के ऊपर जितने भी लोग होते हैं जिनसे भी मैं बात करता हूँ, वो यही चीज़ बोलते हैं कि यार बैक पेन होती है, बैक में सोरनेस रहती है। रीज़न क्या है इतना ज़्यादा कॉमन होने का इसके? इसको हम 4-5 रीजंस के थ्रू समझ सकते हैं। एंड फर्स्ट जो फॉरमोस्ट जो आपने बात करी वो है अवेयरनेस के बारे में। लोग ज़्यादा अवेयर हैं। अगर मैं अपने पेरेंट्स की जनरेशन की बात करूं, तो उसमें यूजुअली ये होता था कि अगर एक्स एंड पेन्स है तो दे यूज्ड टू थिंक कि ये पार्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस है, और ये ऐसे ही है, हर किसी को दर्द होता है, मेरे को भी दर्द होता है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उसमें।
टिल द टाइम कि वो पेन डिसेबिलिटी में चेंज हो जाए, ठीक है। तो एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो प्रॉब्लम आप कह सकते हैं, प्रॉब्लम तो नहीं बट एक अवेयरनेस बढ़ी है अराउंड बीइंग मोर हेल्दी, बीइंग मोर अवेयर अबाउट देयर ओन बॉडीज़। तो एक तो वो चीज़ है। दूसरा हम इसको सेडेंटरी लाइफस्टाइल से भी हम इसको जोड़ सकते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग हैं जो मोर और लेस एक 8 घंटे 10 घंटे एक ही सीट पे बैठे हुए हैं, कंटिन्यूसली बैठे हुए हैं। ओके। तो वो चीज़ जब होती है, जब बॉडी में मूवमेंट नहीं होगी किसी भी तरह की, ठीक है, जब आप ब्रेक नहीं करेंगे मूवमेंट को, तो अगर फॉर एग्जांपल, और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ बैठने वाले लोगों को ही बैक पेन होता है। ओके। सिमिलरली अगर आप किसी पुलिसमैन से या ट्रैफिक पुलिसमैन से आप बात करें, वो काफ़ी देर खड़े खड़े भी रहते रहते हैं, या कोई असेंबली लाइन में कोई वर्कर है या सुपरवाइज़र है जो पूरे टाइम फ्लोर पे बस घूम ही रहा हो, या रेस्टोरेंट में कोई वेटर है, आप उनसे भी बात करें, उनको भी बैक पेन हो रहा है, बिकॉज वो एक ही मूवमेंट में बार बार एक ही मूवमेंट को बस परसिस्ट कर रहे हैं हैं। ओके। थ्रू द डे। तो वो एक मेन चैलेंज आ जाता है। अदर देन दैट न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हो सकते हैं। उसके अलावा हम जब डिस्क की बात करेंगे तब मैं थोड़ा और इलाबोरेट करूँगा इसके बारे में। वाटर का इंटेक हो सकता है, जो भी एक फैक्टर होता है। देन हमारा जो इन जनरल डेवलपमेंट है, जो हमारी फिज़िकल एक्टिविटी बचपन में होनी चाहिए, वो भी कम हो रही है। एक जनरेशन जो आप देख रहे हैं कि आज की डेट में पेरेंट्स बहुत कोशिश करते हैं कि हाँ, बच्चों को पुश कर रहे हैं कि हाँ भाई तुम जाओ खेलो और वो चीज़ें राइट। करो, बट वो मोबाइल पे और उन use सब कर रहे चीज़ों पे लगे रहते हैं। तो वो भी एक फैक्टर है, क्योंकि डेवलपमेंटल एज में अगर मूवमेंट नहीं होगी तो जो हमारा डिस्क है उसका जो वाटर कंटेंट है उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम हो जाती है, एंड देन इन फर्दर ईयर्स ऑफ एज वो और हमें ट्रबल करता है। तो ये एक बेसिक आप कह सकते हैं कि रीजंस हैं जिसकी वजह से आज की डेट में ये थोड़ा ज़्यादा कॉमन हो गया है। ठीक है, अगर इसे समराइज करें तो पहली चीज़ होती है लाइफस्टाइल, मतलब आप बहुत ज़्यादा बैठ रहे हो, बहुत ज़्यादा खड़े हो, सेम मूवमेंट अगर आपकी है तो आपको बैक का इशू आ सकता है। दूसरी चीज़ है न्यूट्रिशन। अगर आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, आपके खाने में कैल्शियम की कमी है, D3 की कमी है, या आप धूप वगैरह भी ढंग से नहीं ले रहे हो, तो वो भी न्यूट्रिशन में ही आ जाती है। अगर बिल्कुल। उस तरह की डिफिशियंसी है तो भी आपको बैक पेन का सामना करना पड़ सकता है। तीसरी चीज़ है, अगर आप बिल्कुल भी एक्टिव ही नहीं हो तो भी आपको बैक पेन हो सकता है। तो ये मेन रीज़न इसके यही होते हैं, और आगे भी हम बात करेंगे डिस्क वगैरह के बारे में, एज से रिलेटेड भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। बट उससे पहले समझते हैं बैक पेन को। सो बैक पेन कितने तरह की होती है? जैसे मैंने लोगों से सुना है कि यार मेरे लोअर बैक में पेन हो रहा है, या कुछ लोग कहते हैं आपके अपर बैक में पेन हो रहा है तो आप ये करो वो करो। तो मुझे एक बेसिक इंसान को ये कैसे समझ में आएगा कि ये बैक लोअर कहाँ पे है और मिड कहाँ पे है? क्योंकि उसे नहीं समझ में आता है, उसे बैक बैक है, अब कहाँ से लोअर की स्टार्टिंग होती है या कहाँ से उसकी मिड बैक आ रही है, वो एक बार आप एक्सप्लेन कर दो। अच्छा, तो जब हम स्पाइन को इन जनरल डिवाइड करते हैं ऊपर से लेके नीचे तक, तो स्पाइन हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हम इसको बोलते हैं सर्वाइकल। देन गले गर्दन से ओके, ऊपर वाला जो एरिया है ठीक है। उसको हम लोग सर्वाइकल बोलते हैं, ठीक है। और अगेन टू से दैट ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो सर्वाइकल हम लोग बोलते हैं। सर्वाइकल पेन बीमारी है, सर्वाइकल नहीं है। हाँ, उस पर भी हम थोड़ा सा बात बिल्कुल। करेंगे। सर्वाइकल एक हो गया, उसके नीचे हम लोग एक एरिया जिसको हम अपर बैक या मिड बैक एरिया बोलते हैं, उसको हम कंबाइंड एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं थोरैसिक। वो या स्कैपुला के पास वाला पार्ट, हाँ ऐसा? हाँ, मतलब आप कह सकते हैं कि जहाँ पे गर्दन ख़त्म होती है ठीक है। और जहाँ पे आपका लो बैक, मतलब ओके। जहाँ पे आपका पेट रिब केज ख़त्म होता है, ठीक है। इन दैट रेफरेंस, जहाँ जिस भी एरिया में आपका रिब केज अटैच्ड है और रिब केज जिस एरिया में कवर करता है वो वाले एरिया, उसको हम लोग थोरैसिक एरिया बोलते हैं, ठीक है। अपर उसमें अपर अपर और बैक मिड दोनों आ रही एरिया, है, दो ठीक आ है। गए। और फिर जो भी स्पाइन का पोर्शन रिब केज के नीचे नीचे, ठीक है, उसको हम लोग लो बैक बोलते हैं। अच्छा, मुझे अभी तक ये कन्फ्यूजन थी, मुझे लगता था कि जहाँ से बॉडी मुड़ रही है, जहाँ से हम मुड़ रहे हैं, अगर वहाँ से देखेंगे उसके नीचे का एरिया और उसके आसपास का एरिया वो होता है लोअर बैक, और उसके ऊपर मिड रहता है। बट आपने बताया जहाँ आपकी रिब केज खत्म हो रही है, हाँ वहाँ से ही आपकी लोअर बैक स्टार्ट हो जाती है। हाँ, जनरली हम लोग उसको L1 L2 या लंबर हाँ, 1 लंबर 2 एरिया के आसपास हम लोग रिब L1 केज L2। का ओपनिंग, बट वो भी एनाटॉमिकली वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, तो वो एक और गया। फिर उसके नीचे जब हम जाते हैं तो 2 और लेवल्स होते हैं, बट वो फ्यूज्ड हैं, वो मूवमेंट नहीं होती। जो हमारे पेल्विस का पार्ट होता है जिसको हम लोग सेक्रम और कॉकेक्स बोलते हैं, जिसमें कई बार टेल बोन पेन करके भी राइट, प्रॉब्लम होती है, उसको हम लोग कॉकेक्स में फिर
कंसिडर करते हैं। तो ये हमारे पोर्शंस हैं बैक के, जिसमें नेक का एक अलग सर्वाइकल वाला एरिया हो गया, देन थोरासिक एरिया जिसमें आपका अपर बैक और मिड बैक का पोर्शन आ गया, लो बैक मतलब लंबर का एरिया हो गया, एंड देन सेक्रम एंड कॉकेक्स का फिर आपका टेल बोन से रिलेटेड एरिया हो गया। सो आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा एग्जैक्टली कि आपकी अपर बैक, मिड बैक एंड लोअर बैक कहाँ होती है। सो अब थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेरे फील्ड के लोग की जिनकी सिटिंग जॉब है। सो सिटिंग जॉब मोस्टली वर्क फ्रॉम होम वाले सिटिंग जॉब करते हैं। इवन अगर बात करें वर्क फ्रॉम होम की तो कोविड में मोस्टली लोगों का वर्क फ्रॉम होम ही था, चाहे वो कॉरपोरेट में काम करता हो, किसी फैक्ट्री में काम करता हो, अगर उसका फैक्ट्री वाला लेबर वर्क नहीं है तो वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा था। उस केसेस में क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग के घर अर्गोनॉमिक्स मेंटेन नहीं कर रहे थे, उनके पास चेयर टेबल नहीं थी, तो बेड पे ही लेटे रहते थे, लेटे लेटे काम कर रहे हैं, हाथ ऐसे करके काम कर रहे हैं, या लैप में अपने रख लिया लैपटॉप को और पीछे पिलो लगाए काम कर रहे हैं। सो सिटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है बैक पेन को मैनेज करने के लिए? अच्छा, हम जब पुरानी स्टडीज़ देखते हैं, रिसर्च देखते हैं, तो उसमें बहुत सारी स्टडीज़ आई, स्पेशली इन अराउंड लेट 90s से लेके अर्ली 2000 के पास 2005-2006 तक, जिनमें अलग अलग पोस्चर में उन्होंने डिस्क पे इम्पैक्ट देखा कि क्या है। तो उसमें उन्होंने जज किया कि अगर आप 20 किलो का वेट भी उठा रहे हो खड़े होके, उससे ज़्यादा फोर्स लगता है, उससे ज़्यादा फोर्स या इम्पैक्ट आता है आपकी डिस्क पे जब आप सिटिंग पोस्चर में लंबे टाइम के लिए होते हो। सो लंबे टाइम एनीवेयर बियॉन्ड 40-45 मिनट्स, हम उसको लॉन्ग सिटिंग बोलेंगे। ओके, ठीक है, तो ये होता है। तो एक्चुअली में अगर मैं थोड़ा सा इसको मैं बायोमैकेनिक्स वे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जब हम डिस्क को देखते हैं तो हाउ डज़ इट परफॉर्म। तो डिस्क जो है हमारा, डिस्क एक्चुअली में एक कुशनिंग एजेंट है जो प्रेशर रेगुलेट करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो जब आप बैठेंगे तो प्रेशर रेगुलेट करेगा। तो वो क्या करेगा, जैसे आपका एक च्युइंगम होता है, हम च्युइंगम की एनालॉजी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बाद में मैं भी इसको एक्सप्लेन करूँगा। बिल्कुल। एक च्युइंगम जैसे होता है, जब आप उसको दबाते हैं तो स्क्वीज़ करके वो बाहर की तरफ निकलता है। सेम वैसे ही डिस्क करता है, जब बिकॉज सिटिंग में ज़्यादा प्रेशर होगा तो च्युइंगम की तरह वो बाहर निकलेगा, फिर आप पोजीशन चेंज करेंगे तो वो वापस आ जाएगा। ठीक है, ये एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है डिस्क के काम करने का। बट जब आप एक लॉन्ग सिटिंग में होते हैं तो डिस्क का जो मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बॉडी हमारी बहुत इंटेलिजेंट है, तो उसको लगता है कि अरे अब तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो हम क्या करें, तो वो एक ही पोजीशन में मेंटेन करके रखता है। फिर आप दूसरी बार बैठेंगे, मान लीजिए कि वो 1 mm बाहर निकला, 1 mm में मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, हो सकता है मैं फॉर एग्जांपल, फिर दूसरी बार देखा तो 1.5 निकला, फिर 1.6 निकला, फिर 1.58 निकला। तो ऐसे करते 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 वो एक पोजीशन में जाके फंस जाता है और फिर वो वापस नहीं आता। जब वो वापस नहीं आता तो फिर हम एक ट्रिगर का वेट कर रहे होते हैं कि कोई भी ट्रिगर हो सकता है। ट्रिगर एज ट्रिवियल एज जस्ट बेंडिंग डाउन एंड पिकिंग अ पेंसिल फ्रॉम द फ्लोर, और एज ट्रिवियल एज कि आप डेडलिफ्ट कर रहे हैं जिम में जाके। बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन है। तो ये इसकी वजह से बढ़ता है, ये इसकी वजह से नहीं बढ़ रहा कि आपने वो डेडलिफ्ट किया है तो प्रॉब्लम हुई है, या आपने वो बेंडिंग किया है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो वो डिस्क बैक, मतलब आप कह सकते हैं इसकी वजह से वो डिस्क रिलेटेड इंजरीज आ रही हैं। ठीक है, तो ये एक मेन रीज़न होता है। तो जब आप सिटिंग की बात कर रही हैं तो इसीलिए तो बॉडी क्या करता है कि अडेप्टिव वे में अलग अलग चेंजेस करता रहता है। तो वो क्या करेगा, आपके मसल्स को स्टिफ कर देगा। ठीक है, अगर मैं इसी पोस्चर में काफ़ी टाइम तक बैठा हुआ हूँ तो मेरी कुछ मसल्स फ्रंट की टाइट हो जाएंगे, क्योंकि मेरा 8 घंटे का काम है, तो मेरे शरीर को लग रहा है अरे इसको इतना लंबा रखने की ज़रूरत क्या है, छोटा कर दूँ। तो Right. फोकस कहीं और उसका फोकस, रहता है। हाँ, वो फिर शॉर्टनिंग में चला जाता है, तो कुछ मसल्स स्टिफ हो जाएंगी, जिससे कई बार मस्कुलर इम्बैलेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, राइट। हाँ, और अगर मैं डोमिनेंट हूँ तो मेरा कोशिश ये रहेगा कि मैं राइट पे ऐसे जाके बैठ जाऊँ। तो ये जो चेंजेस आते हैं ओवर द पीरियड टाइम, ये मैं नहीं बोल रहा कि आप एक बार बैठोगे इसमें हो जाएगा, बट ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब चेंजेस आते हैं तो बॉडी को समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, एंड देन सडनली इट यू जस्ट वेटिंग फॉर अ ट्रिगर, कोई भी ट्रिगर हुआ और बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। ओके। तो ये प्रोसेस रहता है जनरली सिटिंग वाले लोगों में बैक पेन का। सो इसमें एक मसल स्पैज़म भी आता है, वो कहते हैं कि 8-10 दिन प्रॉब्लम रहती है। जैसे एक रिसेंट अभी केस है मेरे फ्रेंड का, उसके घर की शिफ्टिंग चल रही थी और उसने कुछ भारी बॉक्स उठाया और बॉक्स उठाते ही बहुत शूटिंग पेन हुआ उसे, वो तुरंत वहाँ पे गिर गया, लेट गया, वो उठ ही नहीं पा रहा था। एक तरह से कह सकते हैं फंस गया उस प्रॉपर पोस्चर में, जो जो भी उसकी पोस्चर थी, जो वो फंस गया, वो उठ ही नहीं पा रहा है।
फिर वो पेन लेके डॉक्टर के पास जल्दी जल्दी लेके हम लोग गए। डॉक्टर ने बताया कि घबराने की बात नहीं है, मसल स्पैज़म है ये। और बेसिकली जो हम लोग को जो डॉक्टर ने समझाया, मैं वो उस लैंग्वेज में बताता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जैसे किसी भी तरह की इंजरी ना हो आपके बोन्स में, तो उसके लिए मसल्स जो हैं उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हैं, तो उस मसल्स स्टिफ हो जाती हैं। तो स्टिफनेस की वजह से वहाँ पे पेन डेवलप होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं इसे मसल स्पैज़म। धीरे धीरे ये स्टिफनेस लूज़ होती जाएगी। इसके लिए थेरेपीज़ भी होती हैं, आप थेरेपीज़ भी ले सकते हो, और 8-10 दिन में ये नॉर्मल हो जाएगा। तो इतना कोई घबराने की बात नहीं है। तो उस पे आप कुछ ऐड करना चाहोगे? अ, देखिए, बैक पेन जब हम बात करते हैं कि बैक पेन क्या हो सकता है, तो बैक पेन बहुत ही वेरीड है, मतलब बिल्कुल। इन टर्म्स ऑफ कॉजेस। बट मैं इस पर्टिकुलर जो आपके फ्रेंड के साथ हुआ उस पर मैं बहुत आऊँगा। जस्ट टू ऐड टू दिस, तो हम लोग बोलते हैं कि आज की डेट में 80 to 85% लोगों को बैक पेन होगा बिल्कुल। इन देयर लाइफ टाइम। ठीक है, जब हम 80 to 85% की बात करते हैं, उसमें से अराउंड 90% लोगों को सेल्फ रिजॉल्वेबल बैक पेन होता है। ठीक है, अगर सेल्फ रिजॉल्व नहीं हुआ, मतलब कि अगर आप उसको छोड़ दें तो वो ठीक हो जाएगा, दैट्स व्हाट आई मीन। और उसके अलावा जो बाकी 10% हैं जिसमें थोड़े से सीरियस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर सकते हैं। तो ये जो आप बात कह रहे हैं अपने फ्रेंड के बारे में, तो एक्चुअली में क्या होता है कि हम जब लिफ्ट करते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। ओके। मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कई बार कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे वो फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन है। फॉर एग्जांपल, मेरे मसल की कैपेसिटी है 10 किलो उठाने की, और मैंने 20 किलो का वजन उठा लिया। ओके। ठीक है, अब मेरे ब्रेन से आया कि नहीं, अब तो 20 किलो उठाना है, जोर लगाना पड़ेगा, बट कैपेसिटी है नहीं। तो क्या होता है कि वो फिर जैसे ही वो 10 के आगे जाता है तो पहले वो थोड़ा सा सोर होगा, 10 से 15 जाएगा, 15 से 20 के बीच में जाएगा, तब उसमें माइक्रो टीयर्स होने लग जाते हैं। ओके। ठीक है, और वो माइक्रो टीयर जब होगा, मतलब अब इंजरी हो गई, तो फिर ब्रेन क्या करता है, ब्रेन के पास बॉडी को करेक्ट करने का एक ही तरीका है, वो है इमोबिलाइजेशन, विच रोक इज़ टू दो। अवॉइड द मूवमेंट। राइट। तो तब एक रिफ्लेक्सिव स्पैज्म जो हमारा ब्रेन ट्रिगर करता है कि यहाँ पे इंजरी है, अब अगर ये मूवमेंट ज़्यादा होगी इस एरिया में तो ये इंजरी बढ़ सकती है, इवन तो ऐसा हो भी ना, बट हमारा ब्रेन ने वो फीडबैक दे दिया। फीडबैक देने के बाद वो मसल स्पैज्म में चला गया, जिसको हम लोग रिफ्लेक्सिव स्पैज्म बोलते हैं। अब स्पैज्म में चला गया, ठीक है, अब धीरे धीरे हमारा काम एज अ थेरेपिस्ट ये रहता है कि हम उसको फैसिलिटेट करें, हम ब्रेन को दोबारा क्यू दें कि अच्छा ठीक है, ये आपको अभी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको बंद कर सकते हो। बिल्कुल। तो एक जो पेन और स्पैज्म का साइकिल है उसको हम लोग ब्रेक करने में हेल्प कर सकते हैं। इसी में जब आप कोई मसल रिलैक्सेंट या इस तरह के मेडिकेशन लेते हैं, वो भी यही काम करता है, जो पेन और स्पैज्म का साइकिल है उसको ब्रेक करने में हेल्प करता है। तो ये आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई वांट टू ऐड इनटू दिस। ओके। सो इसमें एक क्वेश्चन मैं और ऐड करना चाहूँगा। जैसे फिटनेस की बात हो ही रही है, तो फिटनेस में कुछ मूवमेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, जिसमें से डेडलिफ्ट, स्क्वाट, ओवरहेड प्रेस, ये सारी चीज़ें हैं। सो अगर बात करें डेडलिफ्ट की, तो मैंने कोचिंग ली थी वेट लिफ्टिंग की। तो मेरे कोच जो थे वो ये कहते थे कि अगर आपने डेडलिफ्ट किया है, अगर आप इस पे काम कर रहे हो, तो आप अपने बैक को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, और इन फ्यूचर जब आपका बुढ़ापा आएगा तो वहाँ पे आपकी बोन्स वीक होना शुरू हो जाती हैं, बोन्स कमजोरी होती हैं एज के साथ। वहाँ पे आपकी मसल्स जो है, अगर आपने इसे ढंग से खाना दिया, न्यूट्रिशन दिया, तो मसल भी वीक होंगी, बट मसल आपकी इतनी स्ट्रांग होंगी कि आपके हड्डियों को, आपके बोन्स को सपोर्ट करेंगे वहाँ पे। सो इसलिए आपको लिफ्टिंग करना ज़रूरी है, और हेवी लिफ्टिंग करना ज़रूरी है, ताकि आपकी मसल का साइज़ बड़ा हो, जिससे वो ज़्यादा हेल्प कर पाए आपके फ्यूचर में, जब आप बूढ़े हो रहे हो उस टाइम पे। सो आप इस बात पे क्या कहना चाहोगे कि हेवी लिफ्टिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो हेवी लिफ्टिंग है क्या? हेवी आप कब बोलोगे? मे बी हो सकता है किसी के लिए 10 किलो भी ज़्यादा भारी हो, किसी के लिए हो सकता है कि 100 किलो से स्टार्ट करता हो, 250 किलो तक जाता हो डेडलिफ्ट में। तो आप लोग के हिसाब से क्या एक लिमिट होती है इंसान की कि उसके आगे आपको नहीं जाना चाहिए, या फॉर्म क्या होता है, इस फॉर्म के आगे अगर आपका फॉर्म खराब हो रहा है तो आपको खुद को रोकना चाहिए? सो इस पे आपका क्या व्यू है, वो मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं एक फर्म बिलीवर हूँ कि ह्यूमन बॉडी की कैपेसिटी हमें भी आज तक नहीं पता। ओके। ठीक है, मतलब मेरा व्यू उस तरह का है। तो अगर कोई मेरे से पूछता है कि मैं 200 किलो उठा सकता हूँ, मैं बोलता हूँ बिल्कुल उठाओ। और ये वो लोग हैं जो मेरे पास दर्द के बाद आए। ठीक है, तो ये एक जनरल एक बात सकते हैं, एक फ़िलॉसफी जो मैं पर्सनल लेवल पे फॉलो करता हूँ।
बट हैविंग सेड दैट, इसको हम लोग एक थोड़ा सा जेनरिक स्ट्रेंथनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप बाइसेप्स ट्रेन कर रहे हैं या शोल्डर्स ट्रेन कर रहे हैं, आप क्या करते हैं, आप 2.5 किलो से स्टार्ट करेंगे, 5 किलो पे जाएंगे। प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हैं। प्रोग्रेसिव PRE हम लोग उसको बोलते हैं, प्रोग्रेसिव रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस, आप उस लेवल पे जाओगे। सेम थिंग, और हर एक मसल हमारी बॉडी में उसी तरीके से ही रिस्पॉन्ड करती है, मतलब उसमें और कुछ भी नहीं है जो हमें अवॉइड करने के लिए चाहिए। हाँ, एक बस ये चीज़ हो सकता है कि कई बार बायोमैकेनिकली हम वो मूवमेंट ठीक नहीं कर रहे हैं, ओके। ठीक है। तो अगर जिस तरह से आप इंजरी की बात कर रहे हैं कि इंजरीज हो रही हैं, और हमारे पास भी आप आज के डेट में हमारी प्रैक्टिस का 30% लोग एक्टिव पॉपुलेशन है जो आइदर स्पोर्ट्स इंजरीज़ में हैं या जिम इंजरीज़ के बाद में हमारे पास आते हैं। इंजरीज़ होती हैं, बट इंजरीज़ का प्राइमरी रीज़न ये नहीं कि आप वो एक्सरसाइज कर रहे हो। प्राइमरी रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। रीज़न ये हो सकता है कि आपका फॉर्म ठीक नहीं हो, आपका वार्म अप ठीक नहीं हो, ठीक है। रीज़न ये हो सकता है कि आपने, हम लोग उसको बोलते हैं टू मच टू सून, ठीक है। आज आपने 50 किलो किया, अगले दिन ईगो लिफ्टिंग में आपने 100 किलो कर लिया, हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो ये है, जब बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं है उस लोड के लिए तब इंजरी होगी, ठीक है। और कई बार ऐसे मौके भी आ जाएंगे, आप सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो बट कोई ऑकवर्ड मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। आप डेडलिफ्ट कर रहे हो, पता चला वेट एक साइड को खिसक गया, बिल्कुल एक्सीडेंट टाइप का। सेम स्क्वाट में भी सेम चीज़ हो सकती है कि आप सब कुछ ठीक कर रहे हो बट सडनली एंकल स्टेबल नहीं था, हो गया। तो ये एक, आप कह सकते हैं कि शिट हैपन्स टाइप के इंस्टेंसेस हो सकते हैं, राइट। तो उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ, बट इसके लिए हमें वेट लिफ्टिंग अवॉइड करना चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक ग्रेजुअल वे में अगर आप इंजरी से रिकवर भी कर रहे हैं तब भी एक ग्रेजुअल वे में स्टार्ट करो आप, एंड ग्रेजुअली यू गो टू द स्पॉट जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो। राइट। हाँ, इट शुड नॉट बी ईगो ड्रिवन, इट शुड बी बॉडी ड्रिवन, ठीक है। आप उसी वे में ही इसको देखो, आई थिंक। और उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कोई कितना लिफ्ट कर सकता है। मैंने Okay. ऐसे लोगों के साथ भी काम किया हुआ है जो आज की डेट में अल्ट्रा मैराथन भाग रहे हैं, वो भी 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर, ओके। ठीक है। तो दैट्स वेयर मैंने जो इस क्वेश्चन का आंसर करना शुरू किया, तो मेरी फिलॉसफी है इस वे में है कि ह्यूमन बॉडी क्या अचीव कर सकता है उसको हम आज की डेट में मेजर नहीं कर सकते, बिल्कुल। हाँ, बट हर कोई वो अचीव कर लेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जो मॉडरेशन क्या है, मॉडरेशन ये है कि जब भी आप इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हो, सिंपल, आपको कोई कोच नहीं बता सकता, आपको कोई आपका टीचर नहीं बता सकता, सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपको गाइड करेगी इसके Body. थ्रू, वो है आपकी बॉडी। तो लिसन टू योर बॉडी और आप उसके हिसाब से करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जब आप इंजरी के बाद रिकवर कर रहे हो, डेफिनेटली यू हैव टू लिसन टू द आइदर द थेरेपिस्ट दैट यू आर वर्किंग विद, और अगर आपके पास कोई कोच है, वेट लिफ्टिंग कोच, आप उनके साथ में आप आराम से प्रिपरेशन करो, जाओ उस लेवल तक, एंड देन ग्रेजुअली यू गो टू द फुल, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जैसे कुछ चीज़ें आपने बताई वो चीज़ फॉलो करनी चाहिए। एक तो फॉर्म का फैक्टर होता है। मोस्टली मैंने जिम में देखा है, बहुत सारे ट्रेनर्स भी ये चीज़ कराते हैं। वो कहते हैं फॉर्म तो ठीक हो जाएगा, पहले लिफ्ट करना सीखो, ज़्यादा लिफ्ट करो। तो मुझे लगता है वहाँ पे एक थोड़ी अवेयरनेस नहीं है लोगों को पॉस्चर को लेके। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप अकेले भी लिफ्ट कर रहे हो तो आप अपनी वीडियो बनाओ, बाद में उस चीज़ को एनालाइज करो कि अच्छा यहाँ पे मेरा फॉर्म गलत था, यहाँ पे मैंने बैक रोल कर लिया, यहाँ पे मेरा लोअर बैक इस तरह से इस फॉर्म में आ रहा है जो कि सही नहीं है। उस चीज़ को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आप ये कह सकते हो कि आपको न्यूट्रिशन पे भी उतना ही फोकस करना पड़ेगा। आप पता चल रहा है वर्कआउट कर रहे हो, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे हो, इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हो, उसके बाद बॉडी को रिकवरी के लिए प्रोटीन ही नहीं दे रहे हो, खाना ही नहीं दे रहे हो, कैल्शियम, धूप, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो नहीं मिल रही हैं, तो आई थिंक वो भी एक प्रॉब्लम बनती है। पहले सोरनेस से स्टार्ट होगी, आपकी सोरनेस धीरे 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 वैसी बनी रहेगी और फिर धीरे धीरे आपका डिस्क बल्ज और ये सारी चीज़ें जो हम आगे भी बात करेंगे उसमें जाने लगेगा। रिकवरी का एक चीज़ जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, रिकवरी का सबसे बेसिक रूल जो आज की डेट में लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं वो है स्लीप। ओके। मतलब आप 4-4 बजे तक इंस्टाग्राम पे बैठे हुए हो, ठीक है, एंड देन सुबह 7 बजे उठ के आप जिम जा रहे हो, तो वो जो एक स्लीप का जो फैक्टर है, और आज की डेट में परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट में यू वोंट बिलीव मेजॉरिटी ऑफ रिसर्चेस जो एथलेटिक लेवल पर हो रही हैं या ओलंपिक लेवल पर हो रही हैं, दैट इज़ अराउंड स्लीप, कि परफॉर्म जो एक्टिविटी है उससे पहले कितने घंटे पहले आपको सोना चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे मेजर फैक्टर है। हाँ, और जहाँ तक न्यूट्रिशन का आपने बोला, यस डेफिनेटली दैट्स वन ऑफ द की थिंग कि रिकवरी, एंड जो भी फिटनेस लिसनर हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू,
वो सब जानते हैं कि जब आप एक्सरसाइज करते हो मसल में ब्रेक डाउन होता है, और अगर वो ब्रेक डाउन रिकवर नहीं हुआ देन यू आर नॉट रेडी। और ये सबसे बड़ा मिथ है कि आप स्ट्रेंथ गेन एक्सरसाइज करके करते हो, ये गलत है। रिकवर करके करते आप जब रिकवर करते हो बिल्कुल। तो उसमें हम लोग एक फेज़ बोलते हैं जिसको बोलते हैं सुपर कंपनसेशन। जब तक वो सुपर कंपनसेशन नहीं होगा तब तक आप स्ट्रेंथ गेन नहीं कर सकते। एक्चुअली ओवर अ पीरियड टाइम आप स्ट्रेंथ लूज कर रहे हो, सही बात, बिल्कुल ठीक सही। है। तो वो रिकवरी का आपको बॉडी को मौका देना पड़ेगा, एंड उसके हिसाब से ही आप अपना एक्सरसाइज प्रोग्राम डिज़ाइन करो, एंड आप करो जो करना है। मतलब इन टर्म्स ऑफ लिफ्टिंग में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जब आप ये बेसिक चीज़ें अगर फॉलो कर लो तो लिफ्टिंग से इंजरी नहीं होनी चाहिए। राइट, वो चीज़ सही है कि आप जिम में जाके बॉडी तोड़ते हो, जोड़ना आपको घर पे, और जोड़ने के लिए उसे क्या चाहिए, उसको अच्छी नींद चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। ये चीज़ मिलेगी तो बॉडी जुड़ेगी और स्ट्रांग बनेगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट ही है बॉडी बिल्डिंग का। सो यहाँ पे एक और कन्फ्यूज़न आती है, सपोज किसी को जिम में इंजरी हो रही है, मसल स्पैज़म भी हो सकता है, नेक पेन भी हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, रिस्ट मुड़ गई, मोच आ गई है जिसे लोग नॉर्मल कहते हैं। ये सारी चीज़ों में उसे इंस्टेंट क्या यूज़ करना चाहिए? एक कंसेप्ट आता है, एक ग्रुप आता है जो बोलता है आपको आइस पैक यूज़ करना चाहिए, दूसरा ग्रुप बोलता है आपको हीट, किसी भी तरह का गर्म करके कपड़ा, या वहाँ पे हीट थेरेपी देनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए पहले और क्या चीज़ बाद में होनी चाहिए, उस पे आप थोड़ा सा क्लैरिटी दो। अच्छा, बैक पेन जब हम बात करते हैं तो बैक पेन, एक तो हमने मसल की बात करी कि मसल से Correct. हो सकता है, बैक पेन डिस्क से हो सकता है, बैक पेन एक फेसेट जॉइंट होता है हमारी बॉडी में, उससे हो सकता है, ठीक है। बैक पेन लिगामेंट से भी हो सकता है। अगर आपका लिगामेंट, बैक का लिगामेंट, बैक में ऑलमोस्ट 4 लिगामेंट होते हैं और उसके अलावा बहुत सारे मसल्स भी होते हैं, तो बैक का लिगामेंट अगर स्ट्रेन है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। Okay. तो देयर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विच कैन गेट इन्वॉल्व जब आपको बैक पेन है। तो ये एक चीज़ इसको हम लग। हाँ, बाकी जहाँ तक आइसिंग और इसका है सवाल है, जब भी एक्यूट केस हो, एक्यूट मीन्स? एक्यूट मीन्स जब भी हम फर्स्ट 72 आवर्स की बात करते हैं, आप गए जिम में और आपको सडनली आपने कुछ वेट उठाया फ्लोर से एंड बैक में हल्का सा स्पैज़म टाइप का आ गया, उसमें फर्स्ट 72 आवर्स आइस पैक के लिए आप आराम से दे सकते हो, जिसमें आप 3 to 4 टाइम्स, और अगर आप ज़्यादा करना चाहते हो एवरी 2 आवर 10 to 15 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हम लोग इसका रीज़न क्या है थोड़ा सा? 10 to 15 मिनट्स के बाद उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं रहता, क्योंकि जब हम आइसिंग की बात करते हैं तो आइसिंग वर्क्स थ्रू वैसो कंस्ट्रिक्शन। ओके। तो वैसो कंस्ट्रिक्शन मतलब यह है कि वो उस एरिया का ब्लड सप्लाई इनिशियली वो रोक देता है। स्वेलिंग नहीं आएगी? हाँ, नहीं, उस एरिया का ब्लड सप्लाई रोकेगा रोक देता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद एक अगर फिजियोलॉजी में थोड़ा डीपर जाएं तो एक लुइस हंटिंग रिएक्शन होता है। लुइस हंटिंग रिएक्शन का मतलब ये होता है कि एक पाइप को मैंने मोड़ के रखा हुआ है, ओके। एंड पाइप के पीछे इतना प्रेशर बन गया है कि फिर वो पाइप को खोल देगा। तो ये सेम फिजियोलॉजी इसमें आती है आपके ब्लड वेसल्स में, कि हमने जब आइसिंग अप्लाई करी इनिशियली तो क्या होगा कि बॉडी का जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी और वो ब्लड फ्लो रोक देगी, एंड देन प्रेशर जब राइज करेगा तो वो जाके सडन फ्लो दे देगी उस एरिया में, कि अगर कुछ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है, अगर जैसे स्पैज़म जो है वो एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है। इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि वहाँ पे बहुत सारे बॉडी के केमिकल्स और वो सारा कुछ वहाँ पे आ जाता है, तो उसको वॉश आउट करने में वो हेल्प करता है। एक फ्लो के साथ जाएगा, पानी समझ सकते हो आप? हाँ, जैसे जाता है फ्लो के साथ सारी चीज़ें साफ कर सारी देगा। चीज़ें साफ कर देगा, वहाँ से वो जो भी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं उनको वहाँ से भगा देगा और वो चीज़ कर देगा। तो ये वो एक चीज़ हो गई। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल जैसे हम ओल्ड एज की बात करें, समबडी जिसको डीजनरेशन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उसमें हीट पैक ज़्यादा बेटर काम करता है, इवन एक्यूट केस में भी, ठीक है। एक्यूट मतलब आपको लेट्स से आप अबव 50 ईयर्स के हैं या आपके पेरेंट्स अबव 50 ईयर्स के एज के हैं, और उसमें उनको अगर आप बताएंगे और उन, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है कि उनका जॉइंट रिलेटेड ज़्यादा होगा, मसल रिलेटेड कम हो सकता है, तो उसमें हम लोग जब बात करते हैं तो उसमें हीटिंग यूज़ कर सकते हैं। 72 आवर्स के बाद उसमें बड़े आराम से आप हीटिंग भी यूज़ कर सकते हो, कोई नहीं। इन द एंड हीटिंग और आइस दोनों का इफ़ेक्ट सेम है, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करना। ओके। ठीक है, हीटिंग करता है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता है,
जब आइस पैक जब आप लगाते हैं तो वो सडन इंक्रीज करता है, ओके बट इफेक्ट दोनों का, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट दोनों का सेम है, ठीक है। हाँ, आइसिंग के साथ एक जो फ़ायदा होता है वो ये है कि इन्फ्लेमेटरी, जैसे मैंने बताया, एक इंजाइमेटिक रिएक्शन होता है। एंड जिन लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी है, इंजाइमेटिक रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जब भी इंजाइम को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलेगा तो वो ज़्यादा काम करेगा। ओके तो हम आइसिंग से उस एंजाइम को स्लो डाउन कर देते हैं, तो इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। तो वो एक दूसरा आप कह सकते हैं रीज़न है जिसकी वजह से हमें इनिशियल स्टेजेस में आइसिंग यूज़ करनी चाहिए। सो यहाँ पे एक टर्म आता है रिकरिंग एंड क्रोनिक पेन, सो इसमें डिफरेंस क्या है और दोनों का ट्रीटमेंट कैसे अलग होता है? आई थिंक दोनों ही सेम ही है। क्रॉनिक मतलब हम जब बोलते हैं, क्रॉनिक का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग। अभी जैसे हमने एक्यूट की बात करी, हाँ आइसिंग उसके कॉन्टेक्स्ट में, क्रॉनिक का मतलब है लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। बैक पेन के केसेस में बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जिसमें वो कहते हैं कि आप अगर 0 to 3 मंथ्स अगर आपको बैक पेन है तो आप एक्यूट में जाओगे, 3 to 9 मंथ्स है तो आप सब एक्यूट फेज़ में जाओगे, एंड 9 to बियॉन्ड जितना भी अगर है तो हम उसको क्रॉनिक फेज़ में काउंट करते हैं। तो वो ड्यूरेशन वाइज एक डेफिनेशन है, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी हो जाती है कई बार, और इसमें फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम जो ब्रेन से रिलेटेड होती है वो भी हो जाती है, ठीक है। इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल आपने अपना फ़ोन वाइब्रेशन पे रखा हुआ है, ठीक है, पॉकेट में डाल लिया, ठीक है। एक दिन आप घूमे, 2 दिन का आप घूमे, तीसरे दिन आपने फ़ोन निकाल के रख दिया, ठीक है। बट अब अगर फ़ोन आपकी पॉकेट में नहीं भी है तब भी वो वाइब्रेशन कई बार फील होते रहते हैं, आप Right. जाके अपना टच करते रहते हो। सेम गोज़ फॉर पेन। पेन भी हमारे ब्रेन को इसी तरह से कंडीशन करता है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि मुझे पेन की आदत हो गई है। पेन की आदत ये नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा बॉडी पेन को अलार्म की तरह देखता है, ठीक है। और अलार्म का एक्चुअली में इंटेंसिटी ज़्यादा ही होता जाता है ओवर ए पीरियड टाइम रादर देन गोइंग डाउन, ओके ठीक है। आप उसके यूज टू नहीं हो सकते। आप क्या करते हो, जब पेन कम भी होता है तब भी आपको फील हो रहा है, तो क्योंकि पेन बहुत सब्जेक्टिव है तो उसमें हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। बट जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने बात करी कि इन्फ्लेमेशन मीडिएटेड जनरली पेन्स होते हैं, राइट तो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस भी कम हो जाए तब भी पेन चलता रहता है, तो इसलिए वो लंबे टाइम तक चलता रहता है। तो उसमें कई बार हमारा ब्रेन रीवायर इस तरीके से हो जाता है कि उस एरिया को वो पेन की तरह देखता है, उस पर एक रेड फ्लैग डाल दिया कि हाँ इस जगह से तो दर्द हमेशा आता है, तो दर्द आता रहेगा, ओके ठीक है। और उसका आप कह सकते हैं कि जो ट्रीटमेंट है बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ सेम चीज़ करनी है, जो मूवमेंट आपको पेन दे रही है उसको आप 0 से स्टार्ट करोगे और 100 तक लेके जाओगे, बस इतना सिंपल सा। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, पेन एक छोटा सा सेंसेशन है, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में स्लो सेंसेशन में काउंट होती है। ओके फाइन स्लो सेंसेशन का मतलब है कि अगर मैं उसके ऊपर कोई और सेंसेशन दूँ तो वो स्लो सेंसेशन में, फॉर एग्जांपल जैसे आप ऑइंटमेंट लगाते हो, उसमें गर्म लगता है, ठंडा लगता है, तो वो क्या करता है, वो सेंसेशन को काम डाउन कर देता है, तो आप उस टाइम के लिए आपको लगता है ओह हाँ ठीक है ये बेटर हो गया। बट वो ऑइंटमेंट लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट नहीं देगा आपको, क्यों? क्योंकि वो पेन जाता रहेगा हमारे ब्रेन तक, परसेप्शन वो हायर Right. सेंटर्स पे जाता रहेगा। तो इसको हम लोग क्रॉनिक पेन बोलते हैं, वेयर देर इज़ अ स्ट्रक्चरल चेंज विच माइट बी परमानेंट, और देर इज़ अ फिजियोलॉजिकल चेंज इनसाइड आर पेन सेंटर्स इन द ब्रेन। जो हमारे ब्रेन में पेन सेंटर्स हैं वहाँ पे चेंजेस आ जाते हैं, और वो आपको एक फॉल्स परसेप्शन दे रहे हैं आपके पेन के बारे में, तो उसको हम क्रॉनिक और रिकरिंग पेन में बोलते हैं। और एक दूसरा साइड रिकरिंग पेन का ये हो सकता है कि आपको सेम तरह की इंजरी बार बार हो रही है, ओके ठीक है। जैसे आपने अपने फ्रेंड का अभी एक एग्जांपल दिया, ठीक है, और इसमें भी ब्रेन का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। ब्रेन, जब मैं ब्रेन यूज़ कर रहा हूँ इसका मतलब ये है नहीं कि ये साइकोलॉजिकल लेवल पर है, नहीं, ये फिजियोलॉजिकल लेवल पर है, ठीक है। अब हमारी बॉडी और सब लोग जानते होंगे, इसको हम लोग एक फ्राइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स बोलते हैं, हमारी बॉडी उसी तरीके से काम करती है। तो एक बार एक इंसिडेंस हुआ, हो सकता है बहुत ट्रॉमेटिक हो सकता है कम ट्रॉमेटिक हो, राइट ठीक है। अगर कम ट्रॉमेटिक हो तो मेरा जो एक्सपीरियंस है दैट इज़ ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अगर ज़्यादा ट्रॉमेटिक होता है तो मेरा ब्रेन उसको याद रखेगा, वो एक मेमोरी आ गई। अब नेक्स्ट टाइम सिमिलर टू दैट एपिसोड, और
मे बी मोर देन दैट एपिसोड। अगर उस तरह के इंसिडेंसेस होते हैं, मेरा ब्रेन क्या करेगा, मेरे बैक मसल्स को फिर से ट्रिगर देगा कि आ जाओ, आप काम में लग जाओ, दोबारा पेन शुरू करते हैं। ओके। ठीक है, तो ये एक रेकरिंग पेन है। जब हमारी ब्रेन की मेमोरी अराउंड दैट इंजरी प्लेज अ रोल, और वो बार 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 सेम लूप में चलते रहते हैं। और मेरे पास n नंबर ऑफ पेशेंट्स आते, मतलब मैं काउंट भी नहीं कर सकता, इतने पेशेंट्स आते हैं जो उनका फिक्स है, किसी को सर्दी आते ही बैक पेन होगा ही होगा, ठीक है, किसी को झुकते ही बैक पेन होगा ही होगा। तो ये इसी तरीके से ये लोग ट्रिगर होता रहता है। एंड देन अगेन एज अ सेड, उसका भी सेम ही चीज़ है, आप उसको बॉडी को एक लूप से बाहर निकालना है, तो आप थोड़ा सा फैसिलिटेट करो, मूवमेंट कराओ, एंड देन ग्रेजुअली जस्ट मेक देम आउट ऑफ द लूप। ओके, सो इसमें मैट्रेस का कितना बड़ा हाथ है बैक पेन में, या ये कह सकते हो आप कि मैट्रेस कैसे सेलेक्ट करनी चाहिए अगर कोई परचेज करना चाहता है मैट्रेस, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उससे किसी भी तरह का बैक रिलेटेड इश्यूज ना हो इन फ्यूचर? इसमें मेरा थोड़ा सा एक थॉट प्रोसेस जो है वो थोड़ा ओल्डर थिंकिंग आप कह सकते हैं। अगेन कमिंग बैक फ्रॉम दैट होल अडेप्टेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेस, ठीक है, तो मेरा वो तरह का व्यू है। मे भी बहुत सारे लोग इसको ना भी पसंद करें, बिल्कुल। ठीक है, स्पेशली मैट्रेस कंपनी वाले तो बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे। मेमोरी फोम, हाँ, ऑर्थोफोम, तो बहुत हाँ, सारी तो चीज़ें हैं। एक्चुअली में जो भी आप जिस सरफेस पे आप सोते हो, ठीक है, आप हार्ड टू सॉफ्ट बड़ी इजीली हमारी बॉडी अडाप्ट हो जाती है, ठीक है। जब हम हार्ड सरफेस पे सो रहे हैं और जब हम सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी को कंफर्टेबल लगता है, तो बड़ी इजीली अडेप्ट हो जाती है। बट सॉफ्ट से हार्ड जाना हमारी बॉडी के लिए बड़ा मुश्किल होता है, राइट। ठीक है। मतलब एक जनरल रूल है, मतलब अगर आपके पेरेंट्स या जिनके भी पेरेंट्स अगर उनके पूछें, वो लोग या तो खटिया पे सो रहे थे या क्वायर फोम वाले मैट्रेसेस पे सो रहे थे। आई थिंक डनलप वगैरह तो अभी आना शुरू हुआ है लास्ट 15 ईयर्स के अराउंड, राइट। राइट। ठीक है। अब उनको बोलेंगे तो उनके लिए क्वायर फॉर्म ज़्यादा बेटर है, या थोड़ा सा फर्म तरह का मैट्रेस ज़्यादा बेटर लगता है उनको, बिकॉज उनकी बॉडी हैबिचुअल है उस तरह के सरफेस पे सोने की, ओके। ठीक है। सेम गोज़ फॉर आर काइंड ऑफ जनरेशन, जब हम बात कर रहे हैं जो अभी 30s में है या 40s में है, उनके लिए भी वही है। क्योंकि हम जब सोना हमने शुरू किया तो हम भी सो रहे थे थोड़े हार्डर सरफेस पे ग्रेजुअली, और इसमें भी एक इकोनॉमिक वेलबींग का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि जब आपके पास थोड़ा सा बेटर वो आ गया, और वो हमने ओवर द इयर्स होटल में जाके देखा, अरे यार बड़े स्प्रिंग वाले Spring मैट्रेस वाले। वाले होते हैं, राइट। तो हमने वो फर्मनेस को ऐसा समझा, वो जो सॉफ्टनेस है बेड की, उसको हमने ऐसा समझा कि ये Luxury। लग्जरी का पार्ट है, तो हमने उससे इक्वेट कर लिया। एंड देन हम ग्रेजुअली वी आल्सो मूव टुवर्ड्स दैट सॉफ्टर काइंड ऑफ मैट्रेसेस, ठीक है। बट कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी यूज टू नहीं हो पाती उसमें, जब यूज टू नहीं होगी तो फिर वो एक्स एंड पेन्स में कन्वर्ट होगी। बिल्कुल। तो जनरल थंब रूल जो मैं फॉलो करता हूँ उसमें सिंपल सा ये है कि अगर आपकी बॉडी, जनरली 3 तरह के मैट्रेस आते हैं, जिसमें हम बोल सकते हैं कि फर्म मैट्रेस जो थोड़े से हार्डर डेंसिटी के होते हैं, फिर उसके बाद सॉफ्ट मैट्रेस, और उसके बाद मेमोरी फोम रिलेटेड मैट्रेस या जो एक्स्ट्रा सॉफ्ट मैट्रेसेस आते हैं। इन 3 कैटेगरी में जनरली डिवाइड करते हैं। अगर आपकी बॉडी फर्म से बेटर है, आप चेक करो अलग अलग जगहों पे जाके, अगर आप सो के देख सकते, आजकल स्लीपिंग लैब्स भी हैं बहुत सारे इन Right. जगहों में, तो आप जाके उन पे देख सकते हो कि अगर आपकी बॉडी फर्म पे अच्छा बिहेव करती है तो आप फर्म मैट्रेस लो। अगर आपको सॉफ्ट की आदत है, मॉडरेटली काइंड ऑफ सॉफ्ट मैट्रेस, तो आप उस पे जाओ। और जहाँ तक आपको लग रहा है कि आप स्प्रिंग मैट्रेस पे ही सो सकते हो, और ये मेरे जो फॉरेन पेशेंट्स जो मैंने देखे हैं ओवर द ईयर्स, उनके साथ मुझे बड़ी प्रॉब्लम आती थी। राइट। तो कई बार, एक बार क्या हुआ कि एक जर्मन लेडी थी, उनको मैंने मतलब कहीं हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, तो एक फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके यहाँ मैंने उनको रुकवाया, तो उनके पास ये डनलप वाला था, और उनको आदत है बिल्कुल स्प्रिंग मैट्रेस पे सोने की, ओके। ठीक है। अब वो सोई, सुबह वो उठ ही ना पाए उसमें से, ठीक है। और फिर काफ़ी हमने कोशिश करी, ट्रीटमेंट किया, तब Okay. जाके वो उठ पाई। तो ये इस तरह के इंसिडेंसेस, क्योंकि उस एरिया में जब आप जाते हैं फॉरेन में, तब वो स्प्रिंग मैट्रेस का है। कहीं पर भी आप वीडियोस देख लें, उसमें देख लें लोग कूद रहे हुए हैं मैट्रेसेस पे।
तो उनकी बॉडी उस तरह से यूज टू है। बट हाँ, क्योंकि एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी है और हमने उस पर्टिकुलर चीज़ को एक लग्जरी की तरह देखा हुआ है, तो उसमें है। इसका दूसरा साइड हम लोग ऐसे दे सकते हैं, अगर आपको बैक पेन है तो आपको किस पे सोना चाहिए। बिल्कुल। तो उसमें जनरली ये रहता है कि जैसे अभी मैंने बात करी स्पैज़म के बारे में। स्पैज़म, और ये बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब बैक स्पैज़म में होती है और आप रेस्ट में जाते हैं तो एक्चुअली वो वर्स हो जाता है। अच्छा। फॉर एग्जांपल मेरी बैक स्पैज़म में है और मैं बैठा हुआ हूँ इस चेयर पे लंबे टाइम तक, या सॉफ्टर या सॉफ्ट सोफे पे मैं बैठूंगा, जब मैं उठूंगा तो मेरी बैक और ज़्यादा स्टिफ हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही सेम अगर मैं जाऊंगा फॉर एग्जांपल सॉफ्टर बेड पे सोने के लिए, तो मेरी बैक स्टिफ हो जाएगी, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हम बॉडी को एक्स्ट्रा स्ट्रेच कर रहे हैं। ओके। मतलब आप एक बॉडी ऑलरेडी स्पैज़म में चली गई है, जब आप लेट रहे हो तो वो शेप लेने के लिए क्या करता है, वो अंदर की तरफ ऐसे चली जाएगी। ओके। अगर ठीक है, सॉफ्ट रहता है सॉफ्ट मैट्रेस बेड तो बैक पेन में, जब आप ओके। ऑलरेडी बैक पेन में हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो सॉफ्ट मैट्रेस में ऑलरेडी नीचे चला जाएगा। अब जिस पे हम क्या कर रहे हैं, हम कॉन्ट्राडिक्टरी काम कर रहे हैं। ब्रेन हमें बोल रहा है उसको छोटा करके रखो, हम उल्टा कर रहे हैं। हाँ, स्टिफ करने के लिए हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें अगर आप सॉफ्टवेयर बेड पे हो तो क्या होगा, वो ब्रेन जब सुबह उठेगा तो और स्पैज़म में चला जाएगा। ओके। ठीक है, तो तब आई वुड रिकमेंड कि आप एक फर्म मैट्रेस या थोड़ा सा हार्डर साइड पे आप लेटो। एंड ये जनरल है, चाहे आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएं या किसी भी आप अपने एल्डरली लोगों से बात करें, जब वो बोलते हैं कि हाँ आपको हार्ड बेड पे या फ्लोर पे सोना चाहिए बैक पेन में अगर आप हो तो, वो इसी पर रीज़न की वजह से है, क्योंकि हम मसल को टाइम दे रहे हैं और मसल को एक पर्टिकुलर पोजीशन में लेके जा रहे हैं वेर इट इज़ मच मोर कंफर्टेबल देन फाइटिंग द मसल, राइट राइट। फाइटिंग द नेचुरल एक्शन दैट आर बॉडी इज ट्राइंग टू डू। तो ये आई थिंक इस तरीके से हम लोग पेन को भी डील कर सकते हैं, और जनरल वे में अगर आप स्लीपिंग पोस्चर की बात करें तो उसमें भी हम लोग देख सकते हैं। सो स्लीपिंग पोजीशन क्या बेटर होती है? जैसे बहुत सारे लोग उल्टा सोते हैं, पेट के बल अपने सोते हैं, कई सारे लोग स्ट्रेट सोते हैं, कई लोग साइड में सोना प्रेफर करते हैं, और कभी कभी होता है कि आपको नेक में सपोज क्रैम्प आ गया या मोच जिसे कह सकते हो स्टिफ हो गई आपकी गर्दन, तो लोग कहते हैं गलत सो गए होगे। तो सही सोना मतलब होता क्या है? अच्छा, ये बहुत ही आयरॉनिकल या आप कह सकते हैं कि है कि आज की डेट में हम सोना किस पोजीशन में सोना है हमें Right. पता ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। मैं अगर आप मेरे से बात करें, आई एम अ स्टमक स्लीपर। सेम ईयर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, और उसकी वजह से मुझे कोई बैक में दिक्कत हो रही है ऐसा नहीं है। ठीक है, सेम गोज, देर विल बी मैनी लिसनर व्यूअर्स जो साइड में सोते हैं। ठीक है, एक ही और ये ऐसा नहीं, ये क्वेश्चन मुझसे फर्स्ट टाइम पूछा गया है, जितने भी लोग बैक पेन में आते हैं मेरे से Patients. पूछते हैं। राइट। ठीक है, और इस पर मैंने काफ़ी रिसर्च भी किया, देखा भी, तो मुझे एक ही चीज़ मिली कि आपको लेफ़्ट साइड पे सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि आयुर्वेदिक ये कहता है कि आपका स्टमक लेफ़्ट साइड में है, और अगर आप उसको असिस्ट करें, राइट। उसको एक पोजीशन में जाके देखें, तो एक पोजीशन में वो जो एसिडिक जूसेस हैं आपकी बॉडी के, राइट। वो प्रॉपर कप तरीके का से shape काम, होता है, हाँ, right, bowl वो का। प्रॉपर तरीके से काम हाँ। कर पाएंगे और पूरे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। तो मुझे एक यही एक्सप्लेनेशन मिला है। ठीक है, राइट। जहाँ तक बैक पेन से पर्सपेक्टिव का है, ये डिपेंड करता है अगर आप एक्टिव बैक पेन में हैं। राइट। अगर आप एक्टिव बैक पेन में हैं तो मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन, तो हम उसको डायरेक्शनल प्रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी जनों को ये हो सकता है कि फॉरवर्ड बेंडिंग पेनफुल नहीं है, बैकवर्ड बेंडिंग पेनफुल है, पेनफुल। तो मैं बोलूँगा कि आप बैक पे सो, नी के नीचे तकिया लगा लो, सो जाओ। थोड़ा सा बैक को हम लोग शॉर्ट एंड पोजीशन में लेके जाएंगे, हम थोड़ा सा स्ट्रेच कर देंगे, सॉरी। ठीक है, थोड़ा सा इसको दोबारा करते हैं। तो अगर आप एक्टिव बैक पेन में हैं, ठीक है, और आपकी एक डायरेक्शनल प्रेफरेंस है जहाँ पे फॉरवर्ड बेंडिंग से आपको पेन नहीं हो रहा, तो मैं उसी को ही फैसिलिटेट करूँगा, और मैं आपको बोलूँगा कि आप आराम से बैक पे सो जाओ और घुटने के नीचे 2 या 3 तकिए डाल लो, वो हेल्प कर देगा। वो एक ओके। कांस्टेंट स्ट्रेच आपको देता रहेगा बैक पे, और वो हेल्प करेगा। अगर आपको एक्सटेंशन पेन फ्री है, एज इन बैकवर्ड बेंडिंग पेन फ्री है, तो मैं उस टाइम पे बोलूँगा आपको उल्टा सोना है आपको, ओके। क्योंकि मेरी बॉडी प्रेफर कर रही है वो पोजीशन।
रिलैक्स हो रही है। रिलैक्स हो रही है उसमें, ओके तो मैं उल्टा प्रेफर करूँगा। तो मैं करूँगा आप 2 तकिए चेस्ट के नीचे लगा लो, ओके, कि बैक में आपके आर्च बने। आर्च बन जाए। तो ठीक वो है। डायरेक्शनल प्रेफरेंस है। अ, जैसे कि मैंने एक्सरसाइज की बात भी बोली कि आपको आपकी बॉडी को सुनना पड़ेगा, तभी वो आपको रास्ता बता देगा। बिल्कुल। तो अगर आपका, और ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो बोलेंगे कि अरे नहीं, मेरे को तो दोनों साइड ही दर्द हो रहा है। ठीक है, तब आप साइड में लेटो, साइड में आप लेटो, दोनों घुटनों के बीच में तकिया डाल लो और आराम से उसमें आप आराम से लेटो। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब आप साइड में लेट रहे होते हो और ऊपर वाला एक्चुअली में थोड़ा सा नीचे चला जाता है, तो एक बिल्कुल। रोटेशन क्रिएट होता है आपकी स्पाइन में, और बॉडी ऑलरेडी स्पैज्म में है, तो वो रोटेशन लॉन्ग टर्म अगर आप उस पोजीशन में रहोगे, इट डज़ नॉट फील गुड, तो फिर वो आपको प्रॉब्लम कर सकती है। सो अगर बात करें स्ट्रेचेस की या एक्सरसाइज की, नॉर्मल जिम की बात मैं यहाँ नहीं करूँगा या लिफ्टिंग की बात नहीं करूँगा। सो एक इंसान को जो ऑफिस जाता है, अपनी बेसिक जो भी चीज़ें हैं घर पे काम थोड़ा बहुत वो चीज़ें करता है, तो उसे क्या ऐसे बेसिक एक्सरसाइज या स्ट्रेचेस हैं जो इंक्लूड करने चाहिए अपनी लाइफ में अपनी बैक की हेल्थ को बेटर करने के लिए? अब इसको हम मूवमेंट पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। ठीक है। ठीक है, आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखेंगे जिसमें 3 बेस्ट एक्सरसाइजेज, 5 राइट बेस्ट राइट। एक्सरसाइजेज। अगेन कंटिन्यूइंग मैं प्रीवियस जो क्वेश्चन का मैं आंसर कर रहा था वही से मैं, कि एक जो ये है कि आपके लिए कुछ मूवमेंट ख़राब है या गलत है, मतलब ख़राब है या सही है, ये आपकी बॉडी आपको बता देगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ कि फॉरवर्ड बेंडिंग आपके लिए ज़रूरी है, तो फॉरवर्ड बेंडिंग आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे एक कंडीशन की मैं बात करूँगा, स्टीनोसिस बोलते हैं। स्टीनोसिस में क्या होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड का जो एक डायमीटर है वो एक्चुअली में रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, इसके 2 रीजंस होते हैं, एक या तो डिस्क बहुत ज़्यादा निकल गया हो, या फिर दूसरा ओल्ड एज में आते आते, एजिंग में भी एजिंग के साथ में वो कैनाल का डायमीटर कम हो जाता है। फ्रिक्शन होने लगता है बोन्स के बीच में थोड़ा शायद। वो डिजनरेशन से रिलेटेड है, हाँ, बट उसी से रिलेटेड आप कह सकते हैं इसको। तो वो डायमीटर कम हो जाता है। अब उसमें बैकवर्ड बेंडिंग इज़ नॉट एडवाइजेबल, ओके। उसमें मैं फॉरवर्ड बेंडिंग ही बोलूँगा, क्योंकि जब फॉरवर्ड बेंडिंग होगी तो वो डायमीटर को ओपन कर देगा और आपको स्पेस मिल जाएगा। इसीलिए कई बार आप देखते होंगे कि जो ओल्ड एज में जो लोग जाते हैं झुक के चल। थोड़े झुक जाते हैं, क्योंकि बॉडी अडाप्ट कर रही है उस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन है। हाँ, कमिंग बैक टू द एक्सरसाइज, जनरल मूवमेंट में आप हर तरह की मूवमेंट करो। ठीक है, चाहे आप इसको योगा वे में अगर हम देखें तो आप भुजंगासन या कोबरा पोज जिसको बोलते हैं वो आप कर सकते हो। पश्चिमोत्तानासन जिसमें आपका हेड नी पे लगाते हैं लोग, उस तरह से आप इसको कर सकते हो। आप रोटेशनल मूवमेंट्स कर सकते हो। एनी काइंड ऑफ मूवमेंट विच इज़ गिविंग बॉडी अ ट्विस्ट। ट्विस्ट, ट्विस्ट भी नहीं बोलेंगे, मतलब एक 360 डिग्री Rotation. मूवमेंट, 360 डिग्री मूवमेंट। और अगर आप लोग व्यूअर्स को याद हो, जो मैंने शुरू में बात करी, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, हर किसी का अपना एक मूवमेंट से रिलेटेड एक ओरिएंटेशन है। बिल्कुल। जैसे लंबर है वो फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए है, वो बेंडिंग रिलेटेड मूवमेंट के लिए आगे पीछे जाएगी। थोरैसिक जो है वो रोटेशन रिलेटेड मूवमेंट के लिए। तो आपको हर एक जगह के लिए अलग अलग मूवमेंट चाहिए होंगे, और आप उसके हिसाब से 360 डिग्री मूवमेंट करो, बिल्कुल एंड रेंज मूवमेंट। ये नहीं कि आप इतना ही झुक रहे हो, नहीं, एंड रेंज मूवमेंट करने की कोशिश करिए आपको, बट वो फोर्सफुल नहीं होना चाहिए। वो आप मूवमेंट करो हर एक तरीके से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर इसी में आप वेट ऐड करना चाहते हो, आप वेट ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर जैसे जिम में रोमन चेयर हो गया या हाइपर एक्सटेंशन बेंच हो गया, आप उसमें आराम से करो, कोई कोई मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो एज सच कोई स्पेसिफिक मूवमेंट नहीं है। हाँ, बट आप मूवमेंट को या तो फुल मूवमेंट करें जिसको हम लोग मोबिलिटी एक्सरसाइज बोल सकते हैं, या फिर आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करो, वो भी फुल रेंज में होनी चाहिए। तो वो है, उसको बैंड के साथ में करिए, वेट के साथ में करिए, डजेंट मैटर। हाँ, बट दैट विल हेल्प यू इन डूइंग बोथ द थिंग्स, राइट। बोथ द मोबिलिटी एंड द स्ट्रेंथ, उस पर हम फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक लोअर बैक पेन, मिड बैक पेन या बैक पेन कह सकते हो, उसका हमने काफ़ी ज़्यादा टॉपिक कवर कर लिया है। अब टच करते हैं थोड़ा सा डिस्क वाला सेक्शन, जिसमें डिस्क से रिलेटेड जो भी चीज़ें आती हैं, इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, बल्ज है, स्लिप डिस्क है, हेरिनेटेड डिस्क है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्लिप डिस्क से, जो कि काफ़ी कॉमन है अगर आप फिटनेस या स्पोर्ट्स की बात करते हो। तो काफ़ी लोग ऐसा होता है कि डेडलिफ्ट कर रहे हैं, करते करते वेट उठाया और वहाँ पे अटक गए, और फिर बाद में डॉक्टर ने बताया कि आपको स्लिप डिस्क है। तो एग्जैक्टली स्लिप डिस्क कब होता है
रीज़न क्या है और एग्जैक्टली इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? एक तो मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगा कि ये हुआ क्या है ओवर द ईयर्स, हमने कुछ टर्म को या कुछ बीमारियों को हमने ओवर सिंप्लीफाई कर दिया है, ओके। ठीक है। जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस सर्वाइकल बन गया, ठीक है। जो पीआईवीडी हम लोग उस बोलते हैं, जो एक जेनरिक टर्म है, प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क, वो हमने स्लिप डिस्क में कन्वर्ट कर दिया। तो ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है एज अ टर्म अगर हम देखें, हाँ। बट बहुत सारे लोग इससे कोरिलेट करते हैं, इससे डरते भी हैं। जब हम स्लिप डिस्क की बात करते हैं तो स्लिप डिस्क, जैसे कि मैंने एनाटॉमिकल आपको बताया कि एक बोन है, नीचे बोन है, दो वर्टेब्रे, उसके बीच में एक डिस्क है जिसको हम च्युइंग गम की तरह से देख सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, रिपीटेटिव स्ट्रेन से वो डिस्क का जो बाउंड्री है वो बाउंड्री ब्रेक हो जाता है, और जो बीच का एक मटेरियल है जिसको हम जेल की तरह या एक च्युइंग गम की तरह देख सकते हैं, वो बाहर की तरफ लीक हो जाता है, ओके। ठीक है। बट लीक होने का ये मतलब नहीं है कि वो पेन करेगा ही करेगा, ठीक है। मतलब कई बार क्या होता है कि वो लीक होके बस फंस गया वहाँ पे जाके, बट कई बार वो जाके लिगामेंट को कंप्रेस करेगा। इरिटेट करेगा या आसपास के नर्व को इरिटेट करेगा, तो उस वे में तब पेन आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्लिप डिस्क जनरल मिजनोमर में या जनरल कन्वर्सेशन में स्लिप डिस्क बोलते हैं। बट ग्रेजुअली हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो मेरे पेशेंट्स हैं उनको हम लोग डिस्क रिलेटेड उसमें बात करें, जिसमें जनरली 4 स्टेजेस होती हैं। Okay. जिसमें हम आप कह सकते हैं बल्ज, विच इज़ लाइक जनरल, इसको टंग की तरफ दे सकते हैं कि कुछ इतना अगर निकला Right. हुआ है तो बल्ज है, ठीक है। ठीक है। अगर इतना निकला हुआ है तो उसको हम प्रोट्रूजन बोलेंगे, फिर एक्सट्रूजन और फिर सिक्वेस्ट्रेशन, मतलब टंग निकल के नीचे की तरफ आपकी ठुड्डी की तरफ जा रही है, तो उसको हम लोग Okay. सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं। तो इस तरह से 4 ग्रेड में डिवाइड किया हुआ है डिस्क बल्ज को। हाँ, इसमें एक जो बहुत अच्छी बात है डिस्क के साथ में, जो जितना ज़्यादा निकला होता है उसमें रिग्रेशन के चांसेस उतने ही हाई होते हैं, ठीक है। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो आप। सिंप्लीफाई ये है कि अगर मेरा स्टेज, लेट्स से मेरा डिस्क ये बोन होगी और डिस्क इतना निकला हुआ है, ठीक इतना है। निकला हुआ है, इतना निकला हुआ है, फिर इतना निकला हुआ है, तो जब ये वाली स्टेज में पहुंचेगा तो ये डिस्क के वापस जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ज़्यादा होंगे। हाँ, ठीक है। तो अगर हम सिक्वेस्ट्रेशन वाले स्टेज विच इज़ स्टेज 4, उसमें 70% चांस है कि ये वापस चला जाएगा विदाउट सर्जरी। विदाउट सर्जरी, ओके। ठीक है। और जो एक्सट्रूजन वाले में है उसमें 50% चांस है प्रोट्रूजन, और जो बल्ज वाली स्टेज में है उसमें थोड़ा सा कम चांस रहता है वापस जाने का। और अगर वापस नहीं भी गया, क्योंकि ये जो डिस्क है वो एंड प्लेट से न्यूट्रिशन लेता है, क्योंकि वो एंड प्लेट्स मतलब जो बोन है उससे न्यूट्रिशन ले रहा है, जितना वो बाहर जाएगा उतने उसके ड्राई आउट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, बिल्कुल। विच टेक्स अराउंड 6 months to 2 years का टाइम पीरियड रहता है, जिसमें वो सूख जाएगा और वहाँ से गायब भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये मतलब बॉडी की अपनी एक अडेप्टेबिलिटी है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट सिचुएशन यू आर इन टर्म्स ऑफ डिस्क रिलेटेड इश्यूज। सो मतलब अगर आपको स्लिप डिस्क हुआ है और आपका स्टेज 4 पे अगर आप हो, तो वो रिवर्स भी हो जाएगा। मतलब आपको फिर इन फ्यूचर ऐसा नहीं है कि वो कभी सही नहीं हो सकता है। आप नॉर्मल भी जैसे वर्क करते थे आप करना शुरू कर सकते हो जब वो एक बार सही हो जाता है तो। हाँ, सी डिस्क 2 तरह से पेन करता है। एक लोकल इन्फ्लेमेशन करता है, और ये बहुत ही रिसेंट फाइंडिंग्स है, और एक दूसरा है कि डिस्क जब वो किसी अदर स्ट्रक्चर को इरिटेट करेगा तो पेन करेगा। ओके। प्राइमरीली इसमें नर्व रिलेटेड होता है, जिसको हम लोग शैटिका या इस Sciatica। तरीके से जानते हैं। किसी एक पैर में आपको दर्द होना, हाँ, एक पैर में आ जाएगा, कई बार दोनों पैर में आ जाता है, डिपेंडिंग ऑन डिस्क का क्या पोजीशन है इन दैट स्पेस। बट गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, दैट डिस्क होना या डिस्क बल्ज होना हाँ। पेन का रीज़न नहीं है। अच्छा, हाँ। फिर क्या है? मतलब अगर आप MRI रिलेटेड देखें स्टडीज़, उसमें 40 से 50% केसेस में कोई बल्ज। कोरिलेशन नहीं होता। बल्ज होगा बट आपको पेन नहीं होगा, ठीक है। कई बार बल्ज नहीं होगा तो PVN होगा, ठीक है। तो वो कोरिलेशन बहुत पुअर है, तो इतना हम लोग उस पर डिलाई नहीं कर सकते कि डिस्क बल्ज हुआ तो पेन होगा ही होगा, ओके। ठीक है। तो हमें उस तरीके से इसको देखना चाहिए। हाँ, और इसमें हो सकता है कि फिर आप पूछेंगे कि ये पेन क्यों हो रहा है। बिल्कुल। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे मैंने बताया कि देयर इज़ लॉट ऑफ इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं जो इन्वॉल्व हो सकते हैं उसमें, और इवन आफ्टर आप कह सकते हैं कि 400 450 साल एलोपैथिक मेडिसिन या जो जिस तरह की हमारी साइंस है फिजियोथेरेपी, उसको वो ऑलमोस्ट 200 साल उसको भी होने वाले हैं। राइट।
बट अभी भी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है बॉडी की जो लोग बता सके कि हाँ ये यहाँ से ही पेन ओरिजिनेट हो रहा है। तो वो ओके कोरिलेशन अभी भी बहुत पुअर है। तो एक पॉजिटिव कोरिलेशन डिस्क के साथ में करना ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके। सो अगर आपको स्लिप डिस्क या डिस्क बल्ज होता है और आपको तुरंत पता चला होता है कि हाँ मुझे स्लिप डिस्क हो गया है या डिस्क बल्ज हो गया है, तो आपको उस टाइम पे एक्टिव रहना चाहिए या आपको बेड रेस्ट पे जाना चाहिए? जब एक्यूट बैक पेन है या सिवियर बैक पेन है तो WHO की रिकमेंडेशन है अप टू 3 days ऑफ बेड रेस्ट इज़ रिकमेंडेड। ओके 3 days। उसके बाद आप जितनी भी आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना आपको मूवमेंट करते रहना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो रिकवरी उतनी ही डिलेड हो जाती है। डिलेड का मेरा मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर आप 1 महीने बेड में हो तो आपको रिकवर करने में 2 महीने लग जाएंगे। अच्छा, आपको क्योंकि बेड रेस्ट इतना नहीं करना है फिर? क्योंकि आप डिसयूज में चले गए ना, हाँ हाँ आप मसल को यूज़ नहीं कर रहे, मूवमेंट नहीं कर रहे, तो मसल ऑलरेडी डिसयूज में जाने लग जाता है। बिल्कुल। वो यूज़ ही नहीं हो रहा तो धीरे धीरे करके उसकी गर्थ खत्म हो जाएगी, पावर खत्म हो जाएगी, एंड फिर आपको मूवमेंट करने में उतनी ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो प्री इंजरी स्टेज पे पहुंचने के लिए आपको उससे डबल टाइम लगेगा जितना आप बेड पे बिताओगे। ओके ठीक है, तो इस तरीके से आप रखो। हाँ, एक्टिव रेस्ट का मतलब क्या है कि आप वॉक करो। फॉर एग्जांपल अगर आप बेड से वॉशरूम जा सकते हो उस टाइम पे तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप घर में घूम सकते हो आप उतना मूवमेंट करो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ी बॉडी एक्सरसाइजेस कर सकते हो, आप खाली हिप्स ऊपर उठा सकते हो, उतना ही मूवमेंट करो। आप बेड पे रोल कर सकते हो, उतना ही मूवमेंट करो। मतलब मूवमेंट चालू रहनी चाहिए जितना बॉडी अलाउ करता है। Okay. उसके हिसाब से आप उसको रेस्ट को आप देख सकते हो। हाँ, इसमें से भी कई बार लोग ये बोलेंगे कि अरे मैं तो हिल भी नहीं पा रहा था, मैं कहाँ से 3 दिन बाद मूवमेंट करता। ठीक है, बट उसी सिचुएशन के लिए कई बार फिजियोथेरेपी रिकमेंडेड होती है। उसी सिचुएशन के लिए आपके पास मेडिकेशंस रिकमेंडेड होती हैं कि आप जल्दी से जल्दी रिकवर कर पाओ और आप अपनी एक्टिविटी पर वापस जा पाओ। क्योंकि अगर उसमें डिले हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आगे आने वाले टाइम में आपको दिक्कत करेगा। अब जैसे हमारे पास जो हमने क्रॉनिक पेन की बात करी, अब लोग इतने सिवियरली डिकंडीशन होते हैं, मतलब वो चलने की हालत में भी नहीं होते। 4 लोग उनको पकड़ के लेके आ रहे होते हैं क्लिनिक कि ये ठीक हो जाएंगे यहाँ पर। ओके तो 4 लोग पकड़ के लेकर, क्योंकि उनके स्ट्रेंथ ही नहीं बची लेग्स में। बिल्कुल 3-3 महीने 4-4 महीने से बेड में बैठे हुए हैं। ओके। तो सो वो आपको एक्टिव डिकंडीशनिंग रहना है के थोड़ा को सा। हाँ, डिकंडीशनिंग को आपको हमेशा सेटल डाउन करना चाहिए, उसको एक प्रायोरिटी रखना चाहिए जब आप रेस्ट के बारे में बात कर रहे हो। सो बेसिकली ये कह सकते हो आप कि अगर आपको कोई भी डिस्क से रिलेटेड इशू हो रहा है, पहले थोड़ा सा रेस्ट करो। जैसे जैसे बॉडी आपको अलाउ करती है कुछ कुछ काम करने के लिए, तो आप वो काम करना शुरू कर दो। बेड पे ही मत पड़े रहो कि नहीं अगर मैं हिलूंगा तो उसमें और प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, राइट? सो एक नॉर्मल छोटा सा केस लेते हैं। सपोज अगर मुझे डिस्क बल्ज का इशू है या मैं जिम में हूँ और अचानक से मेरे बैक में पेन होने लगता है और मुझे पता चलता है मुझे स्लिप डिस्क है। कुछ लोग कहते हैं, मुझे पता भी नहीं अभी, बट कुछ लोग कह रहे हैं स्लिप डिस्क हो सकता है। सो अभी मेरा एक्शन क्या होना चाहिए? क्या मुझे पहले फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए या न्यूरो वाले किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए? इसमें 3 स्टेज में आप देख सकते हो उसको। फर्स्ट स्टेज में कि जब आपको इंजरी हुई है, फॉर एग्जांपल आप स्क्वाट कर रहे हो एंड सडनली आपको बैक में कुछ फील हुआ। ओके ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज तो ये है कि आप सबसे पहले तो वो जो आप एक्सरसाइज कर रहे थे उसको आप टोटली उसी टाइम पे बंद कर दो। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट 1 to 2 आवर्स आप अपनी बॉडी को देखो, स्पैज़म आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, कोशिश करते हैं इसमें मेजरली हम लोग जो कोबरा पोज रिलेटेड एक्सरसाइज होती हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, तो आप उस तरह की एक्सरसाइजेस कर सकते हो प्राइमरीली। ओके ठीक है, फाइन। तो फर्स्ट तो ये स्टेज हो गई। सेकेंड आप आइसिंग कर सकते हो नेक्स्ट 2 to 3 आवर्स में। आप 2-3 बार, एटलीस्ट 2 बार तो आप आइसिंग करो ही करो, एंड देन यू ऑब्जर्व योर बॉडी। स्पैज़म अगर आ रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि हाँ और स्टिफ हो रहा है, ठीक है, देन उस केस में प्राइमरीली ये रहेगा कि आप डॉक्टर के पास पहले जाएं। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज उस टाइम पे आपको एक मेडिकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है बजाय कि हमारी तरह की इंटरवेंशन की। ठीक है, तो उसमें मेडिकेशन हो सकती है, मसल रिलैक्सेंट हो सकते हैं, पेन किलर हो सकते हैं, और उसको आई थिंक शॉर्ट टर्म में लेने में ऐसे कोई दिक्कत भी नहीं है, आप आराम से ले सकते हो। आप अगर चाहो तो ओवर द काउंटर भी ले सकते हैं, वो भी कोई Okay. नहीं। शॉर्ट टर्म का मेरा मतलब है कि नेक्स्ट अप टू 3 days। ठीक है, आप एक्टिविटी से रिफ्रेन, मतलब आप एक्टिविटी अभी नहीं करोगे और ये आप चीज़ें आइसिंग करते रहोगे और ये सारी चीज़ें करोगे। ओके फाइन। बियॉन्ड 3 days, अगर आपको लगता है कि बियॉन्ड 3 days नहीं है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट या कायरोप्रैक्टर को विजिट कर सकते हो। ठीक है, और उस पर आप वो भी आपको पूरा असेसमेंट करेंगे, एंड अगर उनको लगा
कि कुछ और दिक्कतें हो रही हैं। दिक्कतें क्या हो सकती हैं कि आपको लेग में पेन जा रहा हो, ठीक है, मतलब कहीं पे सुनपन आ गया हो, नमनेस आ गई हो, राइट। उस तरह की अगर दिक्कतें लग रही हैं पोस्ट 3 डेज़, ठीक है। या एक्सट्रीम केसेस में ये भी हो सकता है कि पैर चलना बंद हो गया हो, ठीक है, क्योंकि नर्व में इतना ज़्यादा कंप्रेशन आ गया हो कि फुट ड्रॉप हो गया हो, मतलब पैर आपका अंगूठा नहीं चल रहा हो, अच्छा, ये भी होता है। बिग टो फुट का वो नहीं चल रहा हो, इस तरह का है। ये थोड़ा सा क्रिटिकल वे में आ जाता है, ठीक है। तो क्रिटिकल में इस टाइम पे आप किसी ऑर्थो को विजिट कर सकते हो, न्यूरो को विजिट कर सकते हो, एंड उसके हिसाब से ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, अगर उस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, एक्सरे, एमआरआई या इस तरह की चीज़ें की ज़रूरत है, तो फिर आप उस टाइम पे करा सकते हो। बट प्राइमरीली आई थिंक फर्स्ट 2 to 3 डेज़ आपको थोड़ा सा देखना चाहिए, ठीक है। 3 डेज़ मिनिमम लगते हैं एक बैक पेन को सेटल डाउन होने में अपने हिसाब से। तो अगर वो मसल रिलेटेड है तो 2 से 3 दिन में अपने आप ही सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो किसी और चीज़ से रिलेटेड है तो फिर आपको डॉक्टर या थेरेपिस्ट को विजिट करना पड़ेगा। ओके, सो अगर स्लिप डिस्क की बात करें तो इसमें रेशियो क्या होता है सर्जरी का और खुद से ठीक होने का? ओवरऑल नंबर जो हम देखें तो उसमें होता है कि 86% लोगों को ओवर द ईयर्स पेन होगा, उसमें से 90% लोगों को, हम लोग उसको नॉन स्पेसिफिक लो बैक पेन बोलते हैं, जिसमें एक्चुअली में एज ए क्लिनिशियन मुझे नहीं पता कि पेन कहाँ से आ रहा है, अच्छा, इसलिए हमने उसको नाम दे रखा है नॉन स्पेसिफिक लो बैक पेन, ओके। ठीक है। उसके अलावा जो 10% बचे उसमें से एक्चुअल में हम कॉज डिफाइन कर सकते हैं। कॉज डिफाइन करने का मेरा मतलब ये है कि कॉज का वो डिस्क से आ रहा है या उससे आ रहा है, उस पर हम डिफाइन कर सकते हैं। अब उसमें से हार्डली, मतलब जो वो 10% है, 10% में से हार्डली 10 to 15% लोगों को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सर्जरी के 4 रेड फ्लैग्स हम लोग कंसिडर करते हैं। पहला रेड फ्लैग होता है बॉवल एंड ब्लैडर सिम्टम्स। आप अपना जो यूरिन है या स्टूल है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। सिवियर पेन इन द लेग्स मोर देन 2 वीक्स, ओके। बोथ लेग्स, ठीक है। तो ये हो गया वीकनेस इन बोथ लेग्स, ठीक है। और चौथा सिम्टम हम लोग बोलते हैं कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम। कॉर्डा इक्वाइना का मतलब है कि जहाँ पे आपका एनस है या रेक्टम है उसके अराउंड नमनेस। सो बेसिकली अगर ये 4 चीज़ें तो सर्जरी के साथ जाओ। जाओ, ओके, ठीक है। ये रेड फ्लैग्स हैं। ठीक है। अगर ये 4 हैं तो सर्जरी कराना चाहिए आपको, ठीक है। इसके बियॉन्ड अगर कोई ऐसा पेन है जो आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का मतलब है कि अगर फिजियोथेरेपी, अदर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन या मेडिकेशन से रिजॉल्व नहीं हुई है तो भी सर्जरी रिकमेंडेड है। बट उस केस में आपको देखना चाहिए कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के ऑप्शंस पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हों, तभी आप सो कितना आप ड्यूरेशन सजेस्ट करोगे किसी भी इंसान को अगर स्लिप डिस्क है तो सर्जरी तक जाने के लिए उसे कितना टाइम पहले देना चाहिए कि यार 6 महीने में दे के देखता हूँ, अगर नहीं हुआ तो मैं सर्जरी के साथ जाऊँगा, ऐसा कुछ डिफाइन कर सकते हैं क्या? डिफाइन मुश्किल होता है। अगर आप वेस्टर्न प्रैक्टिसेस देखें उसमें एक एमआरआई कराने में ही आपको 9 से 10 महीने लग जाते हैं। ऐसा क्यों? फर्स्ट, एक तो वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी भी थोड़ी पुअर है, ओके। एंड प्रोटोकॉल्स भी ऐसे डिफाइन हो रखे हैं कि जब तक, वही मैंने इसलिए मैंने आपको बताया ना कि 0 to 3 months, 3 to 9 months, 9 to 12, अगर बियॉन्ड 9 months अगर पेन परसिस्ट करता है तभी वो एमआरआई की एमआरआई परमिशन की होगी। दिक्कत हुई। यहाँ पे हमारे लिए एमआरआई एक्सेसिबल है तो हम छूटते ही पैसे एमआरआई दो, करा लेते, स्टार्ट कर लो। ठीक है। तो छूटते ही एमआरआई करा लेते, बिल्कुल। ठीक है। तो ये है, तो वो 12 months हो गया। अब बियॉन्ड 12 months, ठीक है, आप कह सकते हैं कि जनरली लोग सर्जरी रिकमेंड करते हैं, ये वेस्टर्न प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी बेटर है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो, और इसलिए सर्जरी भी ज़्यादा हो रही। हम आजकल ओवर सर्जरी से डील कर रहे हैं। हाँ, मैंने देखा मतलब 2-3 महीने हुए और सर्जरी फिर लोगों ने करा ली। हाँ, तो उसमें एक तो जो हमारा मेडिकल सिस्टम है उसकी भी प्रॉब्लम है, एक Right. इंश्योरेंस की भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल। ठीक है। तो ये दोनों ही कॉन्टेक्स्ट है। बट मतलब एज अ ऑल्टरनेटिव थेरेपिस्ट आप कह सकते हैं, मैं रेकमेंड करता हूँ कि ठीक है, ये भी हो सकता है कि मैं 100% लोगों को नहीं ठीक कर सकता, बिल्कुल। ठीक है। बट हाँ, आपको ये ऑप्शंस एग्जॉस्ट करने चाहिए बिफोर गोइंग टू सर्जरी। दैट्स हाउ आई वुड पुट दिस। सर्जरी के बाद का प्रोसेस कैसा होता है? इसको हम लोग शॉर्ट टर्म में देखते हैं, लॉन्ग टर्म में देखते हैं। ठीक है। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि 50 to 60% पेशेंट्स अच्छे रिकवर हो जाते हैं। एंड ग्रेजुअली जितनी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है, सर्जन्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो इम्प्रूव हुई है, तो 50 to 60% रिकवरी रेट है, ठीक है। बट लॉन्ग टर्म जब आप 3 साल, 5 साल, 10 साल में देखते हैं
वो सर्जरी शायद उस स्पॉट पे प्रॉब्लम ना करे, ओके, बट वो ऊपर या नीचे वाले लेवल्स पे ज़्यादा प्रॉब्लम। एक्सप्लेन इट फर्दर। लेट्स से आपने L4 L5 की सर्जरी कराई, ठीक है, ठीक है, बट प्रॉब्लम ये हो सकती है कि 3 साल या 5 साल बाद आपकी L5S1 या L3 L4 की जो डिस्क है उसमें प्रॉब्लम आने लग जाए और वो आपको सिम्टम्स दे रही है। ओके, ठीक ऐसा है, क्यों? तो होता क्या है कि डिस्क का, जैसे मैंने बोला कि एक फंक्शन है, बिल्कुल, फंक्शन है कुशनिंग और वो सारा कुछ। तो जनरल जो सबसे मोस्ट कॉमन सर्जरी जो हम लोग देखते हैं, 2 तरह की सर्जरी स्पाइन में होती है। पहला होता है माइक्रो डाइसेक्टमी, जिसमें आप डिस्क को निकाल देते हो, ओके, ठीक है। जब आपने डिस्क को निकाल दिया तो क्या हुआ कि वो सरफेस कोलैप्स हो गया। आर्टिफिशियल डिस्क नहीं लगाएंगे कुछ ऐसा? आर्टिफिशियल डिस्क बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, ओके, उसका सक्सेस रेट और भी बहुत कम है। तो वो छोड़ ही देते हैं ऐसे? हाँ, तो वो डिस्क वहाँ से उन्होंने क्या किया, अब डिस्क निकल गई है तो निकलने के बाद क्या किया उन्होंने, वो स्क्रूज लगा दिए? स्कूप कर दिया। तो जो था, क्योंकि वो वापस तो जाएगा नहीं, तो वो हो गया। अब वो और कोलैप्स हो गया ओवर द पीरियड टाइम। जब वो कोलैप्स होगा तो क्या होगा कि साइड में जहाँ से एग्जिट होता है, जैसे हम ये बात कर रहे हैं, जैसे ये आप कर लो कि ये 2 जॉइंट है और यहाँ से नर्व एग्जिट हो रही है, तो ये जो पतला हो जॉइंट है गया, ये कोलैप्स हो जाता है। बिल्कुल, जब ये कोलैप्स होगा तो अब आपको शैटिका जैसे सिम्टम्स यहाँ से क्रिएट होंगे, ब्लड फ्लो रुकेगा वहाँ पे। नर्व कंप्रेस होगी, ब्लड फ्लो का उतना ज़्यादा रोल नहीं ओके, होता, ठीक है, तो शैटिका जैसे सिम्टम्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम होती है। या फिर अगर फिक्सेशन कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने इसको फिक्स कर दिया स्क्रू से, कोई दिक्कत नहीं, इस लेवल बिल्कुल रोबस्ट है, ओके, तो मैं ज़्यादा ज़्यादा क्या 2 लेवल करूँगा, 3 लेवल करूँगा, ठीक है। अब वो लेवल भी तो कुछ तो मोबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था ना। बिल्कुल, अब क्या होगा, उसके ऊपर या नीचे वाले लेवल्स में उसमें हाइपर मोबिलिटी आ जाएगी। अब उसको ज़्यादा काम करना है, मैं बेंडिंग करना छोड़ूंगा तो नहीं, क्योंकि मेरा फंक्शन है, बिल्कुल, तो मैं उस लेवल से ज़्यादा मूवमेंट आनी। जब ज़्यादा मूवमेंट आएगी, अब उस लेवल का एक्चुअली जब बायोमैकेनिकली देखते हैं, उस लेवल पे क्या होता है कि लेट्स से एक लेवल का 5 डिग्री का मूवमेंट है, अब उसको 15 डिग्री का मूवमेंट करना पड़ रहा है। ओके, अब समझ रहे हो? तो जब वो 15 डिग्री का मूवमेंट करना पड़ रहा है तो फिर वो वेयर एंड टेयर ज़्यादा हो जाता है, डिजनरेशन और सीवियर हो जाएगा, ओके, एंड लॉन्ग टर्म में वो फिर इम्पैक्ट देता है। तो ये इस तरह से हम सक्सेस को मेजर कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में उसकी एफिकेसी ओवर अ पीरियड टाइम अगर आप देखें, और वो एज के साथ साथ और थोड़ी पुअर ही होती है, तो रफली अराउंड 20 to 30% के आसपास आप दे सकते हो कि 20% लोग जो 10 साल के बियॉन्ड भी पेन फ्री रहेंगे। बस इतना कम? हाँ, ये बहुत इम्प्रूव हुआ है। अच्छा, ये और कम था? ये ओके, और कम था, ये तो बहुत इम्प्रूव हुआ है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द सर्जन्स, एंड दे आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब। हाँ, क्योंकि मेरे भी जितने लिंक में जो लोग हैं नेटवर्क में हैं हम्म और जिनका भी स्लिप डिस्क की सर्जरी हुई है, हम्म उन्हें हुई है, किसी को 10 साल हो चुके हैं, किसी को 5-6 सालों में, बट 100% पेन फ्री नहीं है। मतलब वो कभी भी जाते हैं, सपोज मैं ट्रैकिंग पे गया उनके साथ, तो वो कहते हैं यार ये फिर से दर्द उभर जाएगा, मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, हाँ, मैं इस तरह के बेड पे नहीं सोऊंगा, मेरा पेन बढ़ जाएगा। तो मुझे वही लगता है कि 100% नहीं हुआ। इवन मैं उनसे कहता हूँ कि यार एक्सरसाइज करो, वेट बढ़ रहा है तुम्हारा, तो कहते हैं नहीं, डॉक्टर ने मना किया, मैं एक्सरसाइज कर ही नहीं सकता हूँ। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि अगर आपका सर्जरी हुई है और आप रिकवर कर गए हो, तो आपको उसके बाद से क्या हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए, या क्या प्रोसेस है ऐसा इसका? कुछ नहीं है। अगर आप स्पाइनल इंजरीज या इश्यूज को देखें, एंड सबसे बड़ा, मैं सबके सामने इसका एग्जांपल देता हूँ, जो हमारे उसेन बोल्ट है, ओके, उनको व्हेन ही वाज 18 ईयर ओल्ड ही हैज़ अ सिवियर बैक इंजरी, ठीक है। बैक इंजरी ऐसी हुई कि उनकी बैक टेढ़ी हो गई, ओके, हाँ, लोअर बैक। आप इमेजेस अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो, भरी हुई इमेजेस हुसैन बोल्ट के बैक इंजरी के और उनके बैक के कर्वेचर की, मतलब जिस तरह से Okay. पूरा स्पाइन ऐसे टेढ़ा हो रखा है लोअर बैक में। एंड 18 की ईयर की एज में वो हुआ, हाँ, ही हैड गॉन फॉर रिहैब किया उन्होंने। उसके बाद एवरीबडी नोज व्हाट ही हैज़ डन ओवर द इयर्स विद दैट बैक। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है, मोर यू एक्सरसाइज, मोर यू स्ट्रेंथन योर बैक। हाँ, ये नहीं बोलूँगा कि आप एक नॉर्मल से कंपेयर कर सकते हो। अगर एक नॉर्मल बंदा 50 किलो उठा सकता है, कि आप 50 किलो उठा पाओगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, बट जितना आप अपने आप को एक्टिव स्ट्रेंथनिंग करके रखोगे, उतना ज़्यादा वो बैक को सपोर्ट ही करेगा ओवर पीरियड टाइम, रादर देन सेफ गार्डिंग इट, ठीक है। क्रॉनिक बैक पेन का एक और जो मेन रीज़न जो आजकल हो रहा है, हम लोग उसको एक टर्म यूज़ करते हैं, बेबीइंग। बेबीइंग का मतलब ये है कि आप कमर दर्द को बच्चे की तरह संभाल के रख रहे हो, कि नहीं नहीं मैं ये नहीं करूँगा, ऐसा हो मैं जाएगा। ये नहीं करूँगा, ये नहीं होगा, ये कर लूँगा तो मैं ऐसा हो जाएगा, ये कर लूँगा तो मैं ऐसा हो जाएगा। तो वो बेबीइंग इज़ नॉट गुड फॉर लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ योर स्पाइन।
आप धीरे-धीरे अपना एक्सरसाइज़ करो और धीरे-धीरे अपना वेट बढ़ाते जाओ। हाँ, उसको तो इसमें हो सकता है कि आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं हो इनिशियली, हुँ, यार मैं करूँगा तो मेरे दर्द बढ़ जाएगा। हो भी सकता है बढ़ भी जाए, मना नहीं कर रहा। तो इसमें हम जैसे लोग आते हैं, थेरेपिस्ट आते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं कि अच्छा, क्योंकि आपको नहीं पता कि बेसलाइन क्या है, राइट, और एक्चुअली में मुझे भी नहीं पता बेसलाइन क्या है, बट हम दोनों मिलकर ट्राई टेस्ट करेंगे। करेंगे हुँ, कि ये एक जगह है जहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अब उसमें स्टार्ट करने के बाद प्रोग्रेस कैसे करना है, अच्छा अभी आप इतना कर पा रहे हो, आधा किलो बढ़ा के देखते हैं, फिर हम आधा किलो बढ़ा के देखते हैं। तो वो एक कॉन्फिडेंस मैं आपको दे सकता हूँ, और उसके अराउंड हम लोग जब काम करेंगे तो आप भी कॉन्फिडेंस गेन करोगे, बॉडी भी बेटर फील होगी, हुँ, हुँ, एंड देन आप चीज़ें जो इन्जॉय करना चाहते हो, जो आप एक्टिविटी करना चाहते हो, ट्रैकिंग करना चाहते हो, जिमिंग करना चाहते हो, आप आराम से कर सकते हो, कोई इशू राइट, नहीं है। हाँ, बट इसमें एक और चीज़ बस मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो सर्जन्स हैं स्पेशली, जिनके साथ मैंने डील किया है, कुछ सर्जन्स मुझे बहुत अच्छे मिले हैं हुँ, हुँ, हु आर वेरी प्रो रिहैब, मतलब जो चाहते हैं कि लोग जाएं एक्सरसाइज करें, बट बिल्कुल, देर आर डॉक्टर्स हु आर नॉट प्रो रिहैब, मतलब वो सर्जरी लोग में ज़्यादा बिलीव कर सर्जरी तो कर दी उन्होंने, अच्छा, ठीक ओके, है, बट उसके बाद भी रिहैब की ज़रूरत तो है ही उनको ना। बिल्कुल। अब आप उनको एपिक रास्ता नहीं दिखा रहे तो देन इट्स अ प्रॉब्लम। आई थिंक अवेयरनेस की कमी है। सो आई थिंक जितने लोगों से भी मैंने बात की है उनसे बात करके ये पता चलता है कि उन्हें फिटनेस के या बैक के बारे में भी अभी पूरी उन्हें पता ही नहीं है कि डिस्क क्या होती है, कैसे काम करती है। आई थिंक उन्हें अगर उनकी सर्जरी हुई है तो उन्हें पता होना चाहिए कि किस चीज़ की सर्जरी हुई है, कैसे वो प्रोसेस हुआ था, क्या अब मेरी कंडीशन है और मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। इस बारे में अवेयरनेस नहीं है और आई थिंक पॉडकास्ट कल्चर से या जितने भी सोशल मीडिया पे चीज़ें आ रही हैं ये चीज़ थोड़ी सी बढ़ रही है, तो ये चीज़ एक चीज़ अच्छी हुई है। तो हम बात करते हैं जैसे डिस्क के इशू में कई बार क्या होता है लोग के फिंगर्स में नमनेस आने लगती है। सो उसका क्या रीज़न हो सकता है? वही, जब भी आपका डिस्क आगे की तरफ निकलेगा तो वो हुँ, क्या हुँ। करेगा कि एक आउटलेट, उसको भी एक जगह चाहिए। डिस्क, आप जैसे मैंने बोला, च्युइंगम की तरह होता है, ओके। ठीक है, तो च्युइंगम जैसे अगर फ्लूइडिक है, हुँ, हुँ। ज़्यादा फ्लूइड है च्युइंगम में, तो ज़्यादा मैलिएबल होता है, वो इधर जाएगा उधर जाएगा, हुँ, हुँ। और अगर ड्राई आउट हो जाएगा तो वहीं पे ही चिपक जाएगा, तो सेम उसी तरह का। तो जब वो फ्लूइडिक होता है तो वो किसी भी तरफ जाके जो एग्जिट होता है, जहाँ से नर्व निकलती है, हुँ, हुँ। वहाँ पे जाके नर्व को कंप्रेस कर देता है, ओके। और उसकी वजह से टिंगलिंग नमनेस जैसे सेंसेशन आते हैं। इसका भी ये है कि अगर डिस्क कम लगा हो तो दर्द ज़्यादा होगा, अच्छा। हाँ, और अगर डिस्क ज़्यादा लगा हो तो आपको नमनेस ज़्यादा फील होगी, दर्द कम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको देख सकते हैं, मतलब अगर नमनेस टिंगलिंग आ रही है तो इसका मतलब कंप्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, बट टिंगलिंग नमनेस डिस्क के अलावा भी 2-3 वजह से आ सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी ने नर्व जो है वो एक रूट के थ्रू जाती है, तो कई बार एक मसल के थ्रू गई तो मसल ने कंप्रेस कर दिया उसको। कई बार वो, जैसे अगर आप अपर लिम्ब की बात करें तो इस एरिया से यहाँ पे निकलती है, जो फनी बोन हम लोग बोलते हैं, हुँ, हुँ। यहाँ पे कई बार स्वेलिंग आ जाती है तो उसमें डिस्क दब जाती है, ओके। ठीक है। फुट में भी सेम है, एक मसल और नर्व दोनों बिल्कुल पास में जाते हैं, और वो मसल में स्वेलिंग आ गई तो वो नर्व को दबा देगा। तो ओके। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, हाँ, बट डिस्क के पर्सपेक्टिव से वो जब वो जाके कंप्रेस करेगा तो वो नमनेस आएगी उस एरिया में। हाँ, बट आप जब आप इसको देख रहे हैं तो ओवरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये भी देखना है कि डिस्क कहाँ पे दबा हुआ है, ठीक है। डिस्क बैक में ही दबी हुई है या अदर एरियाज में भी दबी हुई है, जिससे टिंगलिंग नमनेस आ सकती है। ओके, सो इसमें एक चीज़ आती है एमआरआई। तो डॉक्टर बोलते हैं अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें और तुम्हें लगता है कि कुछ बल्ज हो सकता है या हेरिडिटेड है डिस्क, तो एमआरआई के साथ आप जा सकते हो। सो बहुत सारे लोग एमआरआई कराते हैं, फिर गूगल पे सर्च करते हैं और उन्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती है जिसे देख के वो परेशान हो जाते हैं। सो एग्जैक्टली एमआरआई किससे आपको दिखानी चाहिए और एमआरआई का फ़ायदा क्या है? देखिए, एमआरआई जैसे मैंने बोला 4 रेड फ्लैग्स हैं हुँ, हुँ। सर्जरी के लिए, ठीक है। और वेस्टर्न जो आप कह सकते हैं कि मेडिसिन में या अभी तक जो फॉलो हो रहा है, जिसमें 9 मंथ तक एमआरआई के लिए आप जा भी नहीं सकते। एक तो ये है कि जो एक नेगेटिव नैरेटिव है अराउंड अ पर्टिकुलर वर्ड, हुँ, हुँ। फॉर एग्जांपल आपकी बैक स्ट्रेट हो गई है, या जब आप एक्सरे देख रहे हैं, या फिर आपका डीजनरेशन हो गया है, तो वो एक नेगेटिवली आपके माइंड में एक इन्फ्लुएंस डालता है, एंड दैट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन क्रॉनिक पेन, जो जिनके साथ ज़्यादा लंबे टाइम तक है, क्योंकि वो फिर बैक को उसी तरीके से देखते हैं, 50 वीडियोस देखेंगे, पढ़ेंगे, अपने आप को एजुकेट करेंगे उसके अराउंड, हुँ, हुँ। ठीक है। तो एक तो ये है कि वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये है कि उसकी ज़रूरत कब पड़ेगी, वो तभी पड़ेगी जब हम
लग रहा है कि हाँ ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही, एज ए क्लिनिशियन अगर मुझे समझ में नहीं आ रही है कि मैंने हर चीज़ से देख लिया, मैंने डिस्क भी देख ली, मैंने मसल भी देख लिया, मैंने नर्व भी देख ली, मैंने लिगामेंट का भी एसेस कर लिया, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, तो तब मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप एमआरआई करा लो, ठीक है। बट प्राइमरीली एमआरआई का रोल सिर्फ और सिर्फ इस बारे में है कि वन, टू रूल आउट एनी रेड फ्लैग्स, क्योंकि कई बार क्या हो सकता है कि आपको ट्यूमर हो सकता है, जो मैं जनरल क्लिनिकल उसमें मैं असेस नहीं कर सकता, ठीक है। या कई बार क्या हो सकता है कि आपकी कोई बचपन की कोई चीज़ हो, जैसे कई बार क्या होता है कंजेनाइटल होता है, अब एक्सरे मैंने कराया है, एमआरआई कराया, और मुझे पता लगा कि आपकी एक बोन तो पहले से फ्यूज्ड है, और मुझे वो आइडिया नहीं लग रहा, तो उस केसेस में मैं कराऊंगा। तो ये है कि वो एक फेलियर के बाद कराएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बजाय कि जिस लाइक फर्स्ट गो नहीं आज तो एमआरआई करा ही लेते हैं, उस तरह से नहीं होना चाहिए उसको। सो आई थिंक काफ़ी अच्छे से हमारी बात हुई बैक पेन से रिलेटेड, किस तरह से आप उसे डील कर सकते हो, किस तरह से मैनेज कर सकते हो। अभी हमारा एक लास्ट सेक्शन है जिसमें हम रैपिड फायर करते हैं। इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके शॉर्ट आंसर्स आपको देने होंगे। सो पहला क्वेश्चन है, रनिंग इज़ गुड और बैड फॉर बैक? अगेन एज ए सेड, मेरी जो फिलॉसफी है कि आप अगर ऑप्टिमम वे में स्टार्ट करें और उसको इंक्रीज़ करते जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो रनिंग इज़ गुड। हाँ, उसमें भी यही है कि सिर्फ आपको फॉर्म पे ध्यान देना है, क्योंकि जब आप फॉर्म पे ध्यान देते हैं, और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कोर स्ट्रेंथ, अगर ये दोनों चीज़ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो रनिंग में बैक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या एसी बैक के लिए बहुत ही ख़राब है? इसका आंसर मैं मे बी में दूंगा, बिकॉज यंगर पॉपुलेशन में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट ओल्ड एज पॉपुलेशन में यस इसका फ़र्क हम लोग पेशेंट्स देते हैं हमें फीडबैक कि जब वो एसी में सोते हैं या कोल्ड क्लाइमेट में होता है तो उनका पेन बढ़ जाता है। बट ओल्डर पेशेंट्स में मैं बोलूँगा कि हाँ इसका फ़र्क पड़ता है। कोई एक बेस्ट एक्सरसाइज इंस्टेंट बैक पेन रिलीफ के लिए? मैं इसको स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज पे जाऊँगा। हाँ, बट गोइंग हैविंग सेड दैट आपको थोड़ा सा और अपने बॉडी को समझना चाहिए कि आपको फॉरवर्ड बेंडिंग सूट कर रही है, बैकवर्ड बेंडिंग सूट कर रही है, या रोटेशन सूट कर रहा है। उसके हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, आपके बॉडी के प्रेफरेंस के हिसाब से आप एक्सरसाइज चूज़ कर सकते हो। क्या बैक क्रैकिंग बैक पेन को बढ़ाता है? नहीं, बैक क्रैकिंग अगर आप एक्यूट केस में कर रहे हैं तो हाँ बढ़ाएगा, क्योंकि आप स्पैज़म को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर आप नॉर्मल बिना उसके कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट एज अ सेड कि एवरीथिंग इज़ गुड इन मॉडरेशन, तो अगर आप बहुत ही एक्सेसिवली हर दूसरे मिनट अपने ब्रेक को क्रैक करने में लगे हुए हैं तो वो लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान देगा। योगा और जिम में से बेटर कौन सा है? ऐसा कुछ बेटर जैसा कुछ नहीं है, दोनों फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज अपने एंड पे अलग अलग बेनिफिट्स आपको देते हैं। योगा जनरली हम लोग मोबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जनरल या जिमिंग हम लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें बेटर और वर्स जैसा कुछ नहीं है, इट जस्ट व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट्स यू आर लुकिंग फॉर, उसके हिसाब से आप एक्सरसाइज चूज़ कर सकते हैं। हेवी लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, बट ये है कि इसको आप थोड़ा सा डिटेल में जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कि कहाँ पे आपको स्टार्ट करना है, आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड है नहीं है, वार्म अप अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ है, और उसके हिसाब आप ग्रेजुअली प्रोग्रेस करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी हैवी लिफ्टिंग से। बेस्ट स्लीपिंग पोजीशन? बेस्ट स्लीपिंग पोजीशन एनी पोजीशन जिसमें आप सो सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो? जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि मेरे लिए स्लीप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि दैट पोजीशन। क्या स्मोकिंग करने से आपको बैक पेन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जो निकोटीन है आपका, वो जो ब्लड वेसल्स हैं जो आपके डिस्क को या बोन्स को सप्लाई करते हैं उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कंस्ट्रिक्ट करते हैं, तो जिससे वो न्यूट्रिशन जो है उस एरिया का वो डिस्टर्ब हो जाता है, एंड आपका जो स्पाइन है वो ज़्यादा जल्दी डीजनरेट होगा इन कंपैरिजन टू अ नॉन स्मोकर। सो डॉक्टर पाठक, यही था आज का पॉडकास्ट। कैसा लगा आपको, कैसा था आपका एक्सपीरियंस? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें मैंने शेयर करी व्यूअर्स के साथ, लिसनर्स के साथ, एंड एक्चुअली मैं एक थ्रो है टू रीच आउट टू पीपल एंड हेल्प देम, जो जिस फिलॉसफी पे हम लोग काम कर रहे हैं बिल्कुल। एट लार्ज, जो लोग बेनिफिट ले सकते हैं हमारी नॉलेज से, और जिस तरीके से भी हम उनको हेल्प कर सकते हैं, उसी के प्रोसेस में ये कन्वर्सेशन थी आपके साथ। आई थिंक इट
will do the wonders in terms of when they listen. बिल्कुल, आई थिंक बैक पेन इतना ज़्यादा कॉमन है और अगर लोग इस एपिसोड को पूरा देखेंगे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए या उन्हें क्या-क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए ताकि उन्हें बैक पेन का सामना ना करना पड़े या किसी भी तरह की ऐसी सर्जरी के साथ ना जाना पड़े, जिसकी वजह से वो लाइफ टाइम अपना रिग्रेट करते हैं ना कि यार ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, मुझे पहले ये ट्राई करना चाहिए था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, यही था आज का पॉडकास्ट। टॉपिक हमारे पास और भी थे बट ये डिस्कशन इतना ज़्यादा लंबा हो रहा था और इतना इंटरेस्टिंग हो रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा डीप डाइव कर रहा था सारे क्वेश्चंस में आप लोग के लिए। सो डेफिनेटली नेक्स्ट एपिसोड इसका बनेगा बट उसके पहले मेरे को चाहिए इस पे कम से कम 2000 लाइक्स। उसके बाद हम इस पे नेक्स्ट एपिसोड अपना शूट करेंगे और फिर बातें करेंगे नेक पेन की, शोल्डर पेन की। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।